हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 की। तो जो आपका चैप्टर 3 है उसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में हम बात करेंगे दो स्टोरीज की, दो कहानियों की, राइट। तो आप कह सकते हैं ये जो चैप्टर है ये दो सेक्शन में डिवाइडेड है, पहला और दूसरा, ठीक है। तो दो पार्ट में हम करने वाले हैं, राइट। और ये किस बारे में होने वाला है, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लाइंग के बारे में, यानी उड़ने के बारे में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी बात करते हैं कि क्या ये स्टोरी होने वाली है, किस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके देखिए क्या लिखा हुआ है कि सिंस द अर्लीस्ट टाइम, यानी पुराने टाइम से ही, पहले से ही, ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। ह्यूमंस ने ड्रीम किया है स्काईज को कॉन्कर करने का, जीतने का। Here are two stories about flying। और यहाँ पर हमारे पास दो स्टोरीज हैं फ्लाई करने की। देखिए, बचपन से ही कभी आपने सोचा है कि जो बर्ड्स जिस तरह से उड़ते हैं, काश हम भी ऐसे उड़ पाते, पूरी दुनिया हम ऊपर से देख पाते, ठीक है। तो फ्लाइंग का सबका एक कह सकते हैं एक ड्रीम रहा है कि वो उड़ पाए, और इसीलिए ये दो जो स्टोरीज हैं काफी स्पेशल हैं, काफी अच्छी सी प्यारी सी स्टोरीज हैं। ओके, सो फर्स्ट जो स्टोरी है वो एक सीगुल के बारे में, एक बर्ड के बारे में, और जो दूसरी स्टोरी है वो एक पायलट के बारे में है, ठीक है। पायलट यानी जो प्लेन्स को उड़ाते हैं उनके बारे में है। गॉट इट। तो जो फर्स्ट स्टोरी है उसके बारे में देखते हैं। अ यंग सीगुल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगुल है, वो क्या है, बहुत ज्यादा डरता है वो, ठीक है। सो हाउ डज ही कनकर हिज फियर। तो अब सीगुल है यानी एक बर्ड है, तो उसे उड़ना तो पड़ेगा। तो किस तरह से अपने फियर को वो कनकर कर सकता है, अपना जो फियर है उसको हरा सकता है, देखेंगे वो इस वाली हमारी स्टोरी में, राइट। तो इसमें हम बात करेंगे कि ऐसे कह सकते हैं कावर्ड यानी डरे हुए सीगुल की, और किस तरह से वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है उसका नाम भी क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, हिज फर्स्ट फ्लाइट हम पढ़ने वाले हैं इस फर्स्ट पार्ट में। और जो हमारा दूसरा वाला चैप्टर है, ओके, उसमें हम क्या करने वाले हैं, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक जो पायलट है वो अपने प्लेन के साथ में बहुत ही ज्यादा स्टॉर्म में, आंधी तूफान वाले क्लाउड्स में फंस चुका है। ओके, डज ही अराइव सेफ, क्या वो ठीक ठाक पहुंचेगा अपनी जगह पर, हु हेल्प्स इन, और उसकी मदद कौन करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं सेकंड वाले हमारे पार्ट में, लेकिन सबसे पहले आज हम शुरुआत करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट की। ओके, दिस वन। ओके, सो इसमें क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बुक, इस जो हमारी स्टोरी है इसके राइटर की। तो इसके राइटर कौन है, जो हमारी ये स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लैहर्टी। ओके, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी। Liam O'Flaherty was born in 1896 and he passed away in 1984. Okay, he was an Irish novelist and short story writer. आयरिश थे ये, एक आयरलैंड से थे, और एक नॉवलिस्ट थे, यानी नॉवेल्स लिखते थे और शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। एंड वन ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट राइटर्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, राइटिंग अबाउट द कॉमन पीपल्स एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। और ये 20th सेंचुरी के एक सोशलिस्ट राइटर थे, यानी एक ये सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में लिखते थे। और उसके अलावा ये जो थे कॉमन पीपल, जो यानी आम लोग होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से ये स्टोरीज और नॉवेल्स लिखा करते थे, राइट। 20th अर्ली 20th सेंचुरी की बात हो रही है, तब ये जो हमारे थे लियाम ओ फ्लैहर्टी, ये बहुत ही एक फेमस राइटर थे। और इन्होंने ही कौन सी स्टोरी लिखी है, इन दोनों स्टोरीज में से फर्स्ट वाली स्टोरी जो है हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, और ये जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी जो बुक का नाम है ये यहीं से आया है। ओके, तो ये जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है ये हिज फर्स्ट फ्लाइट से ही आपका नाम आया है। ओके, चलिए ये वाली जो अब हम पढ़ने वाले हैं ना जो स्टोरी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। इस स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक सीगुल की, एक बर्ड की, और ऐसे सीगुल की यानी ऐसे बर्ड की जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक बर्ड है तो ही सपोज टू व्हाट, फ्लाई। जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो एक बच्चा होता है तो ही सपोज टू वॉक, ठीक है, ही सपोज टू टॉक। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हमें लगता है यार इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे बोलते हैं कि चलने से उसे डर लग रहा है, तो वो क्या होगा, उसके पेरेंट्स उसको काफी ज्यादा फोर्स करेंगे कि आप चलिए, या फिर उसको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। और कभी ना कभी वो डर कर भी चलना सीखेगा। तो सेम विद द बर्ड्स आर सपोज टू फ्लाई। तो बर्ड्स के जो पेरेंट्स होते हैं, ओके, तो वो उनको ट्रेनिंग देते हैं,
कि किस तरह से आपको फ्लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस सीगुल की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कावर्ड है, डरा हुआ है, डरता है, डरपोक है, उसे हाइट से डर लगता है। ठीक है, सपोज करो कोई बर्ड है जिसे हाइट से डर लगता है, तो वो किस तरह से उड़ पाएगा। ठीक है, और ये जो बर्ड होते हैं ना सीगुल, सीगुल इस तरह के बर्ड होते हैं जिनका जो फूड होता है वो फिशेस होती हैं, वो फिशेस खाते हैं। फिशेस वो कैसे खाते हैं कि सी के आसपास बैठे रहते हैं, वहां से उड़कर जाते हैं और सी में से फिश को पकड़कर उड़कर चले जाते हैं। यानी यहाँ पर जो फ्लाइंग है वो सिर्फ ऐसी शौक के लिए नहीं, उनको लिविंग के लिए, यानी उनके लिए एक लाइफ स्किल हो गया वो। अगर वो ये नहीं कर पाएंगे तो वो जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो ये जो सीगुल हैं उनको तो जो उड़ना है वो बहुत ही जरूरी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस सीगुल की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है। तो वो किस तरह से फ्लाई करेगा, किस तरह से उसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी, ये जानने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हम अभी बस शुरू करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले ग्लॉसरी देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला वर्ड है लेज। लेज बेसिकली बोला जाता है अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वॉल और अ क्लिफ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये इस तरह से पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये मतलब यहाँ पर इधर ऐसे सी है, ओके, और इस पहाड़ का ये जो एरिया है ये वाला, इसको हम कहते हैं लेज। ठीक है, क्या कहते हैं हम, लेज कहते हैं। जैसे पहाड़ के ऊपर आप कह सकते हैं, एक तरह से क्लिफ कह सकते हैं, वहां पर बैठकर ये जो लेज है, यानी जो लेज पर बैठकर जो बर्ड्स हैं हमारे, वो क्या देखते हैं, सी को देखते हैं, या फिर लोगों को व्यू दिखता है किसका, सी का। तो लेज क्या हो गया, पहाड़ का ऊपर वाला पार्ट। ओके ओके, नेक्स्ट वर्ड है अपब्रेडिंग। अपब्रेड करना यानी स्कोल्ड करना, यानी डांटना। ठीक है, अपब्रेडिंग मतलब डांटना, स्कोल्ड करना। टू स्किम, स्किम करना, स्किम का मतलब क्या होता है, टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, सरफेस के जस्ट ऊपर हल्का सा, मतलब क्या करना, मूव करना। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा टच करके इसको निकल जाना, दैट इज स्किम, स्किमिंग। ओके, नेक्स्ट है हेरिंग। हेरिंग का मतलब क्या होता है, एक सॉल्टी वाटर की एक फिश होती है, स्पेशली जो सी होते हैं उनमें एक फिश मिलती है, छोटी सी फिश होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिंग। ओके, प्रीनिंग, प्रीनिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, यानी अपने जो बर्ड्स को आपने देखा हो तो वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने जो फेदर्स होते हैं, अपने जो पंख होते हैं, उनको क्या करते हैं, साफ करते रहते हैं, उनको सही करते रहते हैं, राइट, ऐसे पीछे अपनी बीक से मुड़कर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीनिंग, यानी अपने फेदर्स को, अपने पंखों को क्या करना, सही करना, साफ करना। ओके, टू वेट, वेट का मतलब होता है किसी चीज को घिसकर, स्मज कर शार्प करना। पहले आपने देखा होगा कि लोग जो ये नाइफ होते थे या पेंसिल होते थे ना, उनको शार्प नहीं करते थे, उनको क्या करते थे, ऐसे एक पत्थर पर ऐसे रब करते थे, घिसते थे, और जिससे वो शार्प हो जाती थी। तो वही मतलब होता है वेट का, वेट करना यानी किसी चीज को शार्प करना, घिसकर। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेरिसिवली। डेरिसिवली का मतलब है कि किसी को ना ऐसे बोलते हैं ना, धुतकार देना, यानी किसी को ऐसे आवाजें निकालना, मतलब यानी कि अरे यार, ऐसे करना कि जैसे वो तो स्टूपिड है। ठीक है, इस तरह से किसी को धुतकारना, या फिर किसी को ऐसे चिल्ला देना किसी के ऊपर कि छोड़ो ना, ये तो स्टूपिड, ये तो पागल है, किसी को ऐसे इग्नोर कर देना, वो क्या होता है, डेरिसिवली, यानी किसी को डेरिसिवली कुछ कह देना। ओके, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज स्टूपिड। ओके, ऐसे हंसना किसी पर या फिर मजाक के वे में। डिजी, डिजी का मतलब होता है कि एकदम ऐसे ना, मतलब झूमना, झूलना। ठीक है, क्या होता है, जब आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है ना, तो आपका फेस कैसा हो जाता है, एकदम डल सा हो जाता है, और आपका हेड जो है ना, इधर उधर इधर उधर स्पिनिंग करता रहता है, तो उसको बोलते हैं डिजी, यानी चक्कर आना कह सकते हैं आप। अनकंफर्टेबल फीलिंग और स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, यानी बैलेंस भी करना। ओके, चक्कर आना। नेक्स्ट है करवेटिंग। करवेटिंग का मतलब होता है हॉर्स जैसे आवाज निकालना। ठीक है, हॉर्स जैसे आवाज निकालना क्या होता है, करवेटिंग। बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर। इस तरह से फ्लाई करना, देखिए बर्ड जैसे फ्लाई करते हैं, तो एक विंग को जब ऊपर करके वो फ्लाई करेंगे, तो वो क्यों करेंगे, जब उनको टर्न लेना होगा। ठीक है, तो बैंकिंग का मतलब क्या होता है, एक विंग को ऊपर करके फ्लाई करना। ओके, सो ये थी हमारी ग्लॉसरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, जो आपकी बुक है उसका नाम भी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो इसी चैप्टर के नाम पे रखा गया है। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इसके इंट्रोडक्शन की, इसके प्लॉट की, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देखो, क्योंकि उसमें हमने वोकैबुलरी भी डिस्कस की है।
ओके चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, अच्छे से देखिएगा, अच्छे अच्छे वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं, अच्छी अच्छी लाइन्स यूज की गई हैं। ओके ओके सो हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो यंग यानी छोटा, यहाँ पे जब भी हम यंग यूज करते हैं किसी बर्ड के लिए या किसी एनिमल के लिए तो उसका मतलब होता है छोटा, बेबी। ओके सो जो बेबी सीगुल था, सीगुल इज अ बर्ड होता है, ठीक है। आगे आपको यहाँ पर एक पिक्चर मिल जाएगी सीगुल की, राइट। सो सीगुल कुछ इस तरह का बर्ड होता है, राइट, वाइट कलर का बर्ड होता है। तो वो वाइट, उसका काम क्या होता है कि वो उड़ता है, और उसके लिए उड़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसको क्या होता है, फिश पकड़नी होती है सी में से। तो सी में से जब वो फिश पकड़ता है तो उसके लिए उसको बहुत लंबी लंबी फ्लाइट्स लेनी पड़ती है और बहुत क्विक उसको होना पड़ता है, ठीक है। तो सीगुल जो उसका बेबी है वॉज अलोन ऑन हिज लेज, अपनी लेज पर वो क्या था, अकेला था। लेज क्या होता है, जो माउंटेन का जो बिल्कुल एंड वाला पार्ट होता है ना, लाइक जिस तरह से आप इस तरह से माउंटेन ले लीजिए, ठीक है, कि इस तरह से ये हमारा माउंटेन आ गया, ठीक है। और कुछ माउंटेन्स इस तरह से होते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर सी है और इधर क्या है, ये हमारा माउंटेन है इस तरह से। तो ये वाला जो पार्ट है ना, लाइक ये जो एज है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेज। तो वो जो सीगुल था बेचारा बच्चा, वो अपनी लेज पर क्या बैठा था, अकेला बैठा। ओके हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, ठीक है। उसके 2 भाई और उसकी 1 बहन, यानी कितने सिबलिंग है टोटल, वो 4 हैं, जिसमें से 2 उसके और भाई और 1 बहन है। उन्होंने लास्ट मतलब यस्टरडे उन्होंने क्या किया था, वो उड़ लिए थे, यानी उड़ चुके थे वो। क्योंकि यंग बेबीज जो होते हैं वो एकदम पैदा होते ही उड़ना नहीं सीखते हैं, वो क्या होता है थोड़े टाइम बाद उनको ट्रेनिंग मिलती है और फिर उड़ना सीखते हैं। तो कल उनके जो 2 भाई थे और उसके जो 1 बहन थी वो उड़ गए थे, यानी उड़ चुके थे। ओके ही हैड बिन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन वो क्या रहा, वो नहीं उड़ा। क्यों? क्योंकि वो डरता था, उसको डर था ही, ठीक है, वो अफ्रेड था, वो डरा हुआ था कि मैं नहीं उड़ सकता। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके थोड़ी अगर लेज जो थी उसके ब्रिंक पर, ब्रिंक बोलते हैं बिल्कुल एंड पर, जैसे ही वो रन किया, भागा कि हाँ भैया मुझे यहाँ से मैं आगे उड़ जाऊंगा, लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग, और उसने अटेम्प्ट किया मतलब कोशिश की अपने विंग्स को फ्लैप करने की। ही बिकेम अफ्रेड, और वो डर गया उस टाइम, यानी वो नहीं उड़ पाया, बिल्कुल एकदम भाग कर गया। क्योंकि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, एकदम जो यंग बर्ड्स होते हैं वो पहले भाग कर जाते हैं और फिर वहां से कूद जाते हैं और वो फ्लैप करते हैं अपने विंग्स को, ऐसे वो उड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये किया वो डर गया, यानी वो जा ही नहीं पाया उससे आगे। द ग्रेट एक्सपांस, एक्सपांस मतलब जो फैला हुआ, ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, नीचे क्या था, उसने देखा कि बहुत ही माइल्स और माइल्स से क्या था, वो जो सी था वो फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और इतना नीचे तक उसे जाना था, इतना बड़ा रास्ता उसे तय करना था, यानी जो फिश को पकड़ने के लिए। माइल्स डाउन ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड, और उसको कहीं मतलब ऐसी फीलिंग आई, ऐसा उसने फील किया कि उसके जो विंग्स हैं वो कभी भी उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी उसका जो वेट है वो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए उसने अपना हेड जो है वो बेंड कर लिया, यानी झुका लिया, यानी शर्मिंदगी से या फिर सैडनेस से उसने अपना सर झुका लिया। एंड ran away back to the little hole under the ledge, और उस लेज के अंदर जो एक छोटा सा होल था उसके अंदर वो वापस घुस गया, यानी वो सैडनेस से सर झुका के और घुस गया कि मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। ओके where he slept at night, जहां वो रात को सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, मतलब on the other hand, यानी दूसरी ही जगह पर जो उसके भाई बहन थे, यानी जो 2 भाई थे, एक जो उसकी बहन थी, उनके विंग्स कंपेयर करें अगर इस वाले सीगुल के विंग्स से, तो बहुत ही ज्यादा छोटे थे, यानी भाई बहनों के जो विंग्स थे वो छोटे थे, बट फिर भी उन्होंने क्या किया, जल्दी से वो भाग के गए ब्रिंक तक और वहां से कूदे और वहां से अपने विंग्स को फ्लैप किया और उड़ने लग गए, लेकिन वो नहीं कर पाया। ठीक है, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, मस्टर अप मतलब इकट्ठा करना एक साथ, ठीक है, तो अपने करेज को वो मस्टर अप नहीं कर पाया, टू टेक दैट प्लंज विच अपियर्ड टू हिम सो डेस्परेट, ठीक है, भले वो बहुत ज्यादा डेस्परेट था। डेस्परेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा किसी के लिए, किसी चीज के लिए पैशनेट होना, यानी ऐसा नहीं था कि वो उड़ना नहीं चाहता, वो उड़ना चाहता था, उड़ने के लिए वो डेस्परेट था,
लेकिन वो अपने करेज को वापस नहीं लेके आ पाया, वापस नहीं इकट्ठा कर पाया, ठीक है। वो अटेम्प्ट दोबारा कर ही नहीं पाया जिससे कि वो उड़ सके, ठीक है, लेकिन वो उड़ना चाहता था, ओके। His father and mother had come around calling to him, shrilly upbraiding him. इतने में उसकी जो मम्मी और पापा थे, यानी जो सीगुल पेरेंट्स थे, वो आ गए और उन्होंने क्या किया, श्रीली मतलब एकदम तेज आवाज में, और अपब्रेडिंग हिम, उस पर चिल्लाने लगे, उसको स्कोल्ड करने लगे, ठीक है। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व मतलब होता है भूख, उसको ऐसा बोला कि उसको थ्रेट किया। थ्रेटनिंग का मतलब होता है डराना, किसी को धमकाना। उसको धमकाने लगे कि अगर स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, उन्होंने बोला अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें भूखा ही रहने देंगे, यानी तुम्हें खाना नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा उन्होंने क्या किया, थ्रेटन किया, यानी डराया, ठीक है। कैसे, श्रीली और अपग्रेडिंग आवाज में, यानी चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। अब उसने सोचा कि चलो ठीक है, खाना नहीं देंगे लेकिन जिंदगी तो बचेगी। उसे ऐसा लग रहा था अगर वो वहां से कूदा है, यानी तो उसके जो विंग्स हैं वो उसकी बॉडी का वेट ले ही नहीं पाएंगे और वो उड़ ही नहीं पाएगा, तो वो तो मर जाएगा। तो इसलिए वो बोल रहा है चलो ठीक है, कम से कम लाइफ तो बचेगी। तो फॉर द लाइफ, इसीलिए ये लाइन बोली गई है कि फॉर द लाइफ ही कुड नॉट मूव, इसलिए वो उसने मूव नहीं किया, ठीक है। नहीं तो कोई बच्चे होते हैं ना कि हाँ चलो चलो ठीक है, खाना तो मिलेगा, कम से कम मैं उड़ जाता हूँ, लेकिन उसने बोला नहीं, कम से कम वो कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो वैसे ही उसने सोचा और उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं उड़ना। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, और ये जो बात कब हुई थी, 24 आवर्स अगो हुई थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर टू हिम, तब से उसके पास में कोई नहीं आया, ठीक है, उस सीगुल के पास में। The day before, all day long he watched his parents flying about with his brothers and sister, ठीक है। और उससे पहले मतलब पूरे दिन जो है वो अपने जो ब्रदर और सिस्टर्स को अपने पेरेंट्स के साथ में उड़ता हुआ देख रहा था, ओके। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो क्या हो रहे थे, परफेक्ट हो रहे थे अपनी फ्लाइट की आर्ट में। यानी पहले वो जस्ट सीखे ही थे, एक ही दिन पहले, लाइक 24 घंटे पहले वो क्या कर रहा था, सिर्फ उन्होंने फर्स्ट उनकी फ्लाइट ली थी उन्होंने, और अभी क्या हुआ, वो उसमें परफेक्ट होते जा रहे थे और वो बेचारा वहां पे चुपचाप बैठा था। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, तो उसके जो पेरेंट्स थे वो उनको क्या कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे उनकी फ्लाइट की आर्ट में, और जो उनको सिखा रहे थे कि किस तरह से जो वेव्स हैं, यानी जो लहरें हैं, उसमें एकदम स्कीम, यानी उसके बस बिल्कुल एकदम टच करो सरफेस को, और जो फिश है उसको डाइव करो, यानी डाइव करके मतलब कूद के, और जो फिश है उसको पकड़ो। यानी उनको क्या करना सिखा रहे थे, खाना पकड़ना या शिकार करना सिखा रहे थे, किसके, सीगुल के पेरेंट्स, ओके। अब उनके भाई और बहनों को, ओके। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, ओके। इवन उसने तो अपना जो भाई था, अपना जो बड़ा भाई था, उसको देखा कि वो किस तरह से अपनी फेरिंग क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, फेरिंग मतलब एक फिश का नाम होता है, फिश को बोला जाता है जो कि सी में मिलती है, उस फिश को पकड़ के, और वो कैसे उसे क्या कर रहा था, डेवोर कर रहा था। डेवोर का मतलब होता है जब हम बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी जब हम कुछ खाते हैं ना, तो एकदम मजे से वो अपनी फिश को बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था, उसने ये भी देखा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक रॉक पर खड़े होकर वो खा रहा था। वाइल हिज पेरेंट्स, और जब वो ये कर रहा था उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और वो पेरेंट्स उसके आसपास, जैसे ऐसी सिचुएशन है, उसका भाई क्या कर रहा है, वो फिश पकड़ के लेके आया अपनी फर्स्ट ही फ्लाइट में, और मजे से एकदम डेवर कर रहा है, यानी एकदम मजे लेके खा रहा है, और उसके पेरेंट्स आसपास सर्किल बना के खड़े हैं, और उसके जो भाई बहन है वो भी, और उस पर क्या कर रहे हैं, बहुत ही प्राउडली ऐसे हंस रहे हैं कि वाह हमारे बेटे ने क्या कमाल कर दिया है, और उसको देखो। तो ये सारी चीजें जो थी, वो हमारा जो सीगुल था बेचारा, जिसकी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, वो साइड में बैठा देख रहा था, क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ था और प्लस बहुत ज्यादा सैड भी था, ओके। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डनेस, ओके। अब क्या हो रहा था कि जैसे इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से ये यहाँ पे क्या था, समुद्र था, सी था, और यहाँ पर इस तरह से ये एक क्लिफ थी, और इस साइड में एक दूसरी क्लिफ थी। तो वो क्या कर रहे थे, बर्ड्स यहाँ से उड़ते, यहाँ से फिश लेते और इस क्लिफ पे जाते, फिर यहाँ से उड़ते, फिश लेते, इस क्लिफ पे जाते और यहाँ पर खाते। इस तरह से वो बार बार उड़ रहे थे, और क्या कर रहे थे, उस जो पर्सन था, यानी जो सीगुल था, जो डरा हुआ था, उसको क्या कर रहे थे, उसको टॉन्ट कर रहे थे। टॉन्ट करना यानी किसी को ताने देना, या फिर किसी को ना शर्मिंदा करना, किसी को ऐसे बोलना कि अरे तुम तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा शो कर रहे थे विथ हिज कावर्डिस, यानी कावर्डिस यानी उसका जो डर था, उससे क्या कर रहे थे, उसको टॉन्ट कर रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे बेसिकली, उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार चलो भाई बहन का तो चलो समझ में आता है, कभी ना कभी चिढ़ाते हैं, लेकिन पेरेंट्स तो कभी नहीं चिढ़ाते हमें,
लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे, अभी आपको बाद में पता चलेगा वो ऐसा क्यों कर रहे थे, ठीक है। चलिए, ओके। सो अब क्या हुआ कि द सन वॉज नाउ असेंडिंग इन द स्काई, असेंड हो रहा था, डिसेंड यानी छोटे से बड़ा होना, यानी क्या होना, एक तरह से बड़ा, मतलब बहुत ही उग रहा था जो सन था, यानी आसमान में बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और उसकी जो लेज थी यानी जहां पर वो सीगुल बैठा था उसको फेस कर रहा था सन, और जो जो उसकी जो लेज थी उसने किसको फेस कर रहा था, साउथ डायरेक्शन में। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसको हीट इतनी ज्यादा फील हो रही थी, इतनी ज्यादा उसे गर्मी लग रही थी, क्योंकि उसने लास्ट नाइटफॉल से, कल रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, बेचारा भूखा सा बैठा था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. ठीक है, वो क्या गया, अपनी लेज की ब्रिंक पर गया, ब्रिंक पर मतलब एकदम किनारे पर गया, और उसने क्या किया, अपनी एक लेग को ऊपर करके वो खड़ा हो गया और अपने एक फैदर को, ठीक है, अपनी जो दूसरी जो लेग थी उसको किसमें छुपा लिया, अपने उसमें छुपा लिया, क्या कहते हैं, अपने फेदर में छुपा लिया, अपने विंग में। फिर उसने एक आंख बंद कर दी और एक आंख से अपने पेरेंट्स को देखने लगा, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, वो क्या कर रहा था, बेसिकली प्रिटेंड कर रहा था कि मैं ना सो रहा हूँ, या फिर मुझे ना नींद आ रही है, या फिर मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ क्योंकि मुझे खाना नहीं मिला है, मतलब ऐसा ना वो प्रिटेंड कर रहा था अपने पेरेंट्स को। Still they took no notice of him. Still उन्होंने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. ठीक है, बर्ड्स आपको पता है कैसे सोते हैं कि वो अपने फेदर में से सर छुपा के सोते हैं। तो उसने देखा कि एक आंख से जो उसकी खुली हुई थी उसमें वो देख रहा था कि उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो अपनी नेक को अपने फेदर्स में छुपा के सो रहे हैं। ओके, डॉज कर रहे हैं, यानी डॉजिंग का मतलब होता है एकदम हल्की हल्की नींद लेना। His father was preening the feathers. उसके जो फादर थे वो अपने फेदर्स को साफ कर रहे थे। प्रीनिंग मतलब जब फेदर्स को आप सिस्टमैटिकली देखते हो, साफ करते हो, अरेंज करते हो उनको, ठीक है, तो उसके फादर ये कर रहे थे। ऑन हिज वाइट बैक, उनकी जो वाइट बैक पर उसको प्रीन कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मदर थी सीगुल की वो उसको देख रही थी, ठीक है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, प्लेट्यू के एक थोड़े हाईएस्ट, हम्प बोला जाता है कि एक जो बम्प निकला होता है ना, तो उस हम पर वो खड़ी थी, यानी थोड़ी हाइट पर वो खड़ी थी, वो जो उसकी मदर थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और इस तरह से खड़ी थी कि उनकी जो ब्रेस्ट होती है, ये वाला जो पार्ट, ये एकदम बाहर उसकी तरफ थी, बाहर की तरफ थी। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, ठीक है। वो क्या कर रही थी, उनके पैर में, देखो जो बर्ड्स होते हैं वो किस तरह से फिश को खाते हैं, अपने जो पैरों में ना फिश को फंसा लेते हैं और फिर अपनी जो बीक होती है उससे तोड़ तोड़ कर खाते हैं। तो वो क्या कर रही थी कि बार बार, नाउ एंड अगेन मतलब बार बार क्या कर रही थी, अपनी फिश का पीस जो था वो टोर कर रहे थे, यानी फाड़ कर उसको अपने फीट से उसको पकड़ा हुआ था, और स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उनकी जो बीक थी उसको क्या कर रही थी, स्क्रैप कर रही थी रॉक पर। द साइट ऑफ द फूड, यानी बेसिकली वो अच्छे से मजे लेकर खा रही थी। The sight of the food maddened him, यानी खाना देखते ही वो क्या हो गया, पागल हो गया, maddened हो गया। कौन, सीगुल, क्योंकि जिसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। How he loved to tear food that way, वो बिल्कुल उसको ये लग रहा था यार मैं भी ऐसे ही खाता हूँ, और बहुत ज्यादा उसको मतलब अच्छा लग रहा था उसको देखकर, ठीक है, लेकिन वो पागल हो रहा था भूख से, ठीक है। तो उसकी मदर यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसकी मदर ना उसको टीज कर रही थी कि देखो बेटा तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। So food that is scraping his beak now and again to wet it. Wet it यानी जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वेट का मतलब होता है जब आप जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी वीप को घिस घिस कर, रॉक के साथ घिस कर उसको शार्प करते हैं। तो वो कह रहा था कि मैं किस इस तरह से मुझे ऐसे फूड खाना पसंद है, कैसे मैं खाया करता था कि मेरी बीक को ऐसे वेट करके एकदम शार्प करके मैं कैसे खाया करता था। तो ये जो सीगुल है वो अपनी मदर को खाने खाते हुए देखकर ये सोच रहा है, ठीक है, और वो पागल हो रहा है भूख से। अब क्या होता है देखते हैं कि गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा 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 उसने ऐसे आवाज निकाली जो बर्ड्स की आवाज होती है, और बहुत ही ऐसे चिल्लाते हुए रोते हुए उसने बोला कि मुझे खाना चाहिए, यानी अपनी मदर से खाना मांगा। उसकी मदर ने क्या जवाब दिया कि गा को आ शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। डेरिसिवली मैंने आपको बताया था ऐसे किसी का मजाक उड़ाता ना कि हाँ जाओ यार तुम यहाँ से, मतलब ऐसे स्टूपिडली उसको ऐसे स्टूपिड बना दिया और उसको बोला कि तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने बोला उसकी मदर ने। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली मतलब बहुत ही ऐसे सैडली वो क्या करने लगा, अपनी मदर को बुलाने लगा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम,
और 1 मिनट बाद में वो क्या करा, उसने एकदम ना खुशी से एकदम वो चिल्लाया। अब वो क्यों चिल्लाया देखते हैं। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with him. उसकी मदर ने क्या किया कि एक पीस हाथ तोड़ा, ठीक है, फिश का, और उसकी तरफ उड़ने लगी। ओके, He leaned out eagerly, यानी बहुत ही ऐसे आगे की तरफ वो eagerly ना, कि देखो मेरी मम्मी मेरे लिए खाना लेके आ रही। eagerly यानी बहुत ही ऐसे कह सकते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा ऐसे एक्साइटमेंट से eagerly कि देखो देखो क्या मेरी मदर लेके आ रही है। वो क्या हो गया, आगे की तरफ लीन हो गया, यानी आगे की तरफ झुक गया। ओके, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, एकदम जैसे ना बच्चे नहीं होते छोटे, जैसे कुछ खाना तो एकदम पैरों को ऐसे टैप टैप करते हैं, तो रॉक से अपने पैरों को टैप करने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और उसके और भी पास आने लगा अपनी मदर के, जैसे जैसे वो उनके पास आ रही थी। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, कि बिल्कुल जब जैसे ही उनके ऑपोजिट में थी, यानी बिल्कुल पास में थी जब उसकी मदर, शी हॉल्टेड, हॉल्टेड मतलब वो रुकी, ठीक है, बिल्कुल ही पास में थी और वो रुक गई। हॉल्ट का मतलब होता है रुकना। ओके, हर विंग्स मोशनलेस, और उसके विंग्स जो थे अब उड़ना बंद कर चुके थे, यानी रुक गए थे, मोशनलेस थे, यानी स्पीड नहीं थी। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट, जो पीस ऑफ फिश था जो उनकी बीक में था, वो ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, यानी वो एकदम उसके मुंह, उनके मुंह से, उसकी जो मदर थी उसके मुंह से लेने ही वाला था उस पीस को। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, एकदम से वो सरप्राइज हुआ। क्यों हुआ? वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो सोचने लगा कि मेरी मदर मेरे पास में क्यों नहीं आई, इतना वहां पे रुक क्यों गई, क्योंकि मदर उड़कर आई एकदम पीस लेके फिश का, और क्या किया, वहां पर दूर जाकर थोड़ा सा मतलब पास जाकर रुक गई, ठीक है, और वो एकदम पास जाने लगा, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि मेरी मदर वहां पे क्यों रुक गई, मेरे पास में क्यों नहीं आई। एंड देन मैडन विद हंगर, लेकिन उसको सोच रहा है सारी चीजें छोड़ो, आई क्यों नहीं आई, लेकिन मुझे तो भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, तो वो बहुत ज्यादा पागल हो चुका था। ही डाइव विद द फिश, वो जोर से फिश की तरफ कूदा, डाइव किया उसने। With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. और जैसे ही उसकी मदर क्या थी, वो जैसे ही उसने डाइव किया, उसकी मदर वहां से हट गई, और वो जो स्पेस था, यानी उस लेज के बाहर जो जगह थी, जो स्पेस था, वहां पे नीचे की तरफ, और आउटवर्ड यानी उस लेज से बाहर निकल गया वो, ठीक है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर यानी सबसे ज्यादा भयानक डर जो उसका था, क्या था, उड़ने का। वो मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, यानी पकड़ लिया उसे उस मॉन्स्टर टेरर ने, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा डर चुका था, कहने का मतलब ये है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, यानी उसकी दिल की धड़कनें रुक चुकी थी, यानी भयंकर वाला वो डर चुका था। हार्ट कब रुकता है? जब बहुत ज्यादा अपन डर जाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में हार्ट कभी नहीं रुकता, बट हार्ट रुकना इज अ मेटाफॉर, जिसका मतलब होता है हम बहुत ज्यादा डर गए। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सब कुछ सन्नाटा सन्नाटा हो गया था। बट इट ओनली लास्टेड मिनट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे उसकी मदर ने क्या किया। उसकी मदर ने उसको मोटिवेट किया, जिससे कि वो फ्लाई कर सके। वो अब बाहर तो आ गया था और बहुत ज्यादा डर चुका था वो। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, तो एक ही मिनट बाद में, नेक्स्ट ही मोमेंट में उसने फील किया कि उसके जो विंग्स थे वो एकदम बाहर की तरफ आए, और क्या करने लगे, अब बाहर की तरफ स्प्रेड हो गए, फैल गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और उसके जो ब्रेस्ट के फेदर्स थे, यानी ये वाला जो पार्ट था, इस पर क्या हुआ, विंड जो हवा थी वो टच करने लगी उसे। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके स्टमक को टच किया हवा ने। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके विंग्स के साथ में हवा चलने लगी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो अपनी जो विंग्स थी उसके जो ये वाले पार्ट्स थे, वो क्या कर रहा था, हवा को काट रहा था। हवा को काटना मतलब वो एक तरह से उड़ रहा था, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ कि उसकी मदर खाना लेकर आई, लेकिन मदर बहुत ही ज्यादा क्लेवर थी, चालाक थी, वो उसके पास नहीं आई। वो बोले कि हाँ तुम्हें लेना है तो यहाँ से ले लो, लेकिन वो इतना ज्यादा भूखा था, उसने कुछ नहीं सोचा और जोर से भागा अपनी मदर की तरफ, ठीक है। और उसकी मदर वहां से हट गई और वो स्पेस में आ गया। स्पेस में मतलब उस लेज को पार कर गया, ठीक है। और थोड़े टाइम में, पहले तो वो बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन थोड़ी बाद में उसके विंग्स बाहर आ गए, वो उड़ने लगे। ओके, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो अपने सर के बल नहीं गिर रहा था, ठीक है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो धीरे धीरे सोर कर रहा था, यानी आवाज कर रहा था। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, वो धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और उसे डर भी नहीं लग रहा था अब। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे थोड़ा सा ऐसे चक्कर जरूर आया, क्योंकि फर्स्ट उसकी फ्लाइट थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, ठीक है। फिर उसने वापस से अपने विंग्स को क्या किया, फ्लैप किया, यानी फड़फड़ाए, और वापस से अपवर्ड्स की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ उड़ा। गा 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 को आ, ठीक है। ये जो बर्ड की साउंड थी वो ये निकालने लगा, यानी खुशी से। हिज मदर सूव्ड पास्ट हिम, और उसकी मदर पीछे पीछे उसके आ गई।
हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके जो विंग्स थे वो बहुत ही ज्यादा लाउड नॉइज कर रहे थे, क्योंकि बर्ड जब उड़ते हैं तो फ्लैप करते हैं उनके विंग्स, तो बहुत आवाज करते हैं, ठीक है। तो उसकी मदर के जो विंग्स थे वो आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और फिर अपनी मदर को देख के वो और भी खुशी से चिल्लाया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, और इतने में उसके फादर भी वहां से आ गए और चिल्लाते हुए, मतलब ऐसे बर्ड की आवाज निकालते हुए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, ठीक है। और क्या हो रहे थे, उसके जो ब्रदर्स थे, 2 ब्रदर्स थे और एक जो सिस्टर थी, वो भी उनके पास आके उड़ने लगे। हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड अदर सोरिंग एंड डाइविंग, ठीक है। वो क्या करने लगे, कर्वेटिंग यानी एक कर्व उन्होंने ऐसा बना लिया, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करने लगे, ऊपर नीचे जाने लगे, अपवर्ड नीचे जाने लगे और डाइव करने लगे, वो फिश को पकड़ने लगे, ठीक है। तो ये हमारी कह सकते हैं स्टोरी, यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी किस तरह से फर्स्ट फ्लाइट उस बर्ड ने अपनी अचीव की। Okay. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve and shrinking shrilly. ठीक है, अब वो बिल्कुल भूल चुका था कि उसे कभी उड़ना नहीं आता था, ठीक है। वो अब ये सोच रहा था कि मेरे को उड़ना आता है, मैं बहुत अच्छे से उड़ के बताऊंगा, ठीक है। और उसने खुद को क्या किया, एक तरह से कह सकते हैं अपनी खुद पे बहुत प्राउड फील किया कि अब मैं उड़ पा रहा हूँ। वो श्रीली मतलब एकदम तीखी आवाज में स्ट्राइक करने लगा, चिल्लाने लगा, चहचहाने लगा, ठीक है। और फिर वो डाइव करने लगा, राइट। मतलब एक तरह से जैसे एक प्रोफेशनल बर्ड होता है उड़ने वाला, बिल्कुल वैसे अपने मदर फादर की जैसे वो उड़ने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो सी के पास आ गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल उसके स्ट्रेट उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और ओशन को एकदम फेस कर रहा था। वो जो पहले डर रहा था ओशन से, अब वो एकदम फेस कर रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसके नीचे एकदम वास्ट बहुत बड़ा सा ग्रीन कलर का सी दिखा उसे। Him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly, ठीक है। और उसने क्या किया, अपनी बीक को बाहर निकाला और खुशी से उसने क्या किया, काव किया, यानी काव का मतलब होता है बर्ड की आवाज निकाली। amusedly मतलब बहुत ही खुशी से, म्यूजिंग वे में उसने आवाज को बाहर निकाला, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि बर्ड वो कितना खुश था, क्योंकि अब जो उसका सबसे बड़ा फियर था, सबसे बड़ा डर था, वो अब निकल चुका था। वो उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली थी, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का, दैट इज हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और जो इसी चैप्टर का चैप्टर 3 का जो सेकेंड पार्ट है वो भी हम करेंगे। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने वो चैप्टर पढ़ा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। एक एक डिटेल जो थी हमने उस चैप्टर में देखी, ठीक है। उसमें हमने देखा कि कैसे एक सीगुल जो कि उड़ नहीं सकता था, जिसे उड़ने से डर लगता था, कैसे उसने कनकर किया अपने फियर को, और किस तरह से वो उड़ पाया, राइट। और किन चीजों ने उसे मोटिवेट किया, उसकी मदर ने उसकी हेल्प करी। चाहे आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, आपको लग रहा हो कि उसकी मदर ने उसकी हेल्प नहीं करी, लेकिन उसकी फैमिली ने उसकी बहुत हेल्प की। उसकी फैमिली ने उसे एक मोटिवेशन दिया, जिससे वो अपने डर पर क्या कर पाया, कनकर कर पाया और उड़ पाया, राइट। चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा आपको क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आप जाके वो पहली वाली वीडियो देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो जो प्रीवियस वीडियो है इस चैप्टर की उसको आप देख सकते हैं। तो पहले वो देखिए, फिर हम अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से हम करने वाले हैं। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे से उसका आंसर देखेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है हमारा कि व्हाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। जो हमारा यंग यानी छोटा सीगुल था, जो सीगुल का बच्चा था, व्हाई वाज ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, मतलब उससे उड़ने से डर क्यों लगता था। Do you think all young birds are afraid to make their first flight? Or are some birds more timid than others? आपको क्या लगता है कि जो सारे जो बर्ड्स हैं उन सबको डर लगता है उड़ने से, या फिर कुछ जो बर्ड्स हैं दूसरों के मुकाबले में टिमिड हैं, यानी कुछ ही ज्यादा इडियट हैं, बेवकूफ हैं थोड़े से, यानी कम उनको आता है उड़ना। Do you think a human baby also finds it challenge to take its first step? क्या आपको लगता है जो ह्यूमन बेबी होता है, जैसे कि हम उड़ तो सकते नहीं है, लेकिन हमारे बेबी क्या करते हैं, जो ह्यूमन बेबीज होते हैं वो अपने चलते हैं, तो जब वो अपना फर्स्ट स्टेप उठाते हैं तो क्या उन्हें भी डर लगता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो और देखो कि उसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि सीगुल अफ्रेड क्यों था,
क्योंकि उसे लगता था कि भाई उसके पंख तो बहुत छोटे से हैं, वो उड़ ही नहीं पाएगा। उसे लगता था कि वो समुद्र में चला जाएगा, ओशन में डूब जाएगा, या फिर जो उसके ब्रदर्स और जो सिस्टर्स हैं उनको पहले से ही उड़ना आता है, ऐसे उसके मिसकंसेप्शंस थे, ठीक है। सो इसीलिए उसे क्या लगता था कि भाई मैं तो नहीं उड़ पाऊंगा क्योंकि मेरे पंख छोटे हैं, और उसे डर लगता था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि सारे बर्ड्स मतलब जो फर्स्ट अपनी फ्लाइट लेते हैं उससे पहले डरते हैं। देखिए, कोई भी नया काम करना हो ना, या फिर कोई भी काम फर्स्ट टाइम करना हो, तो हम सबको डर लगता है। आपने भी जब फर्स्ट टाइम कोई एग्जाम पेपर दिया होगा तो आपको भी डर लगा होगा। फर्स्ट टाइम जब आप आज पहली बार बोर्ड्स के एग्जाम देंगे तो भी आपको डर लगेगा। तो जब भी हम कोई चीज फर्स्ट टाइम करते हैं ना, पहली बार करते हैं, तो हमें तो डर लगता है, ठीक है। सो यही चीज यहाँ पे आपको बतानी है कि हर एक काम, कोई भी पर्सन या कोई भी बर्ड या कोई भी एनिमल जब फर्स्ट टाइम करता है तो उसे डर लगता ही है, ठीक है। बस वही है, किसी को कम डर लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, कोई कोई अपने डर को कॉन्कर कर लेता है और ना सीख जाता है जल्दी, ओके। लेकिन हमारा जो ये बर्ड था जिसकी हमने स्टोरी पढ़ी, सीगुल, ये थोड़ा सा इसको टाइम लगा, लेकिन हाँ फाइनली इसने अपने फियर को कॉन्कर कर लिया, ओके। दूसरा थर्ड जो हमारा है, जो वर्ड थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या एक ह्यूमन बेबी को भी डर लगता है फर्स्ट स्टेप करने में? तो बिल्कुल, जैसा मैंने अभी बात की कि फर्स्ट टाइम जब हम कोई चीज कर रहे हैं तो सबको डर लगता है। इवन ए ह्यूमन बेबी, आपने देखा होगा कैसे कैसे धीरे धीरे वो स्टार्ट करता है चलना, किसी चीज को पकड़कर, किसी चीज का सहारा लेके, ऐसे अपनी मदर को सपोर्ट लेके, मदर का सपोर्ट लेके वो उड़ना धीरे धीरे चलना जो है शुरू करता है। तो उसे भी बिल्कुल एक ह्यूमन बेबी को भी डर लगता है, ठीक है। तो सबको कोई भी काम करना हो, जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो आपको जरूर डर लगता है। जब हो सकता है मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया हो, फर्स्ट टाइम जब मैंने कैमरा फेस किया हो तो मुझे भी बहुत डर लगा था, ठीक है। लेकिन अभी जैसे जैसे मैंने अपने फियर को कॉन्कर किया, वैसे वैसे क्या हो गया, वो डर जो था बिल्कुल गायब हो गया, ओके। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि ओके। The young seagull was all alone on the ledge and afraid to fly because it was its first flight. ठीक है, जो जो हमारा सीगुल था वो लेज पर अकेला था, और वो इसलिए डर रहा था क्योंकि वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन का आंसर आपको कितना लिखना है ये डिपेंड करता है आपके कि कितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको लॉन्ग आंसर्स देने हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, बिकॉज सीगुल यूज्ड टू थिंक दैट हिज wings are way smaller than any other seagull, or in comparison to his brothers and sister, right? Because he used to think his wings are way too smaller, okay? So उससे ऐसा लगता था, इसलिए उसे अपनी फर्स्ट फ्लाइट में काफी ज्यादा डर लगा, ओके। सो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि सारे जो बर्ड्स हैं क्या सबको डर लगता है, तो उसका आंसर होगा कि डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज अ चैलेंजिंग टास्क इन इटसेल्फ फॉर एनीवन। चाहे कोई भी हो, चाहे बर्ड हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, किसी के लिए भी फर्स्ट टाइम कोई काम करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। देयरफॉर ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट्स, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी जो यंग बर्ड्स होते हैं वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने के से पहले उन्हें डर लगता है। सेम वे अ ह्यूमन बेबी वुड फाइंड्स इट चैलेंजिंग टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, और उसी तरीके से जो एक ह्यूमन बेबी है वो भी अपने फर्स्ट स्टेप लेने के लिए क्या करेगा, उसको डर लगेगा, हिचकिचाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे यूज टू होगा, एक दो बार गिरेगा तो वो डर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या था, इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। जो खाने को देखकर, यानी खाना जो नजर आ रहा था सीगुल को, उसने उसे पागल कर दिया था, मैड कर दिया था पूरा, ठीक है। जब उसकी मदर जो है फिश को खा रही थी टेयर करके अपने फीट से लेकर, तो वो क्या हो रहा था, देखकर, इस चीज को देखकर वो क्या हो रहा था, बिल्कुल पागल हो रहा था। व्हाट डज दिस सजेस्ट, और ये चीज क्या सजेस्ट करती है, क्या शो करती है, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई, और क्या वो चीज थी जिसने जो यंग सीगुल था उसको क्या किया, मोटिवेट किया फ्लाई करने का, ठीक है। चलो इसको आंसर को देखते हैं कि सबसे पहले तो कि साइट ऑफ फूड क्या किया, साइट ऑफ फूड ने उसको मैडन कर दिया, पागल कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा भूखा था। तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना है कि ये लाइन क्या सजेस्ट करती है, कि दिस लाइन सजेस्ट दैट द यंग सीगुल वाज वेरी हंग्री। बस इतना सा बहुत है, ठीक है। क्योंकि आप खाने को देखकर पागल कब होते हो, जब आप एक्सट्रीमली भूखे होते, एक्सट्रीमली हंगर होते हो, ओके। द हंगर अल्टीमेटली कंपेल द, अब किस चीज ने उसको कंपेल किया,
तो द हंगर अल्टीमेटली कंपेल्ड द यंग सीगुल टू मेक इट्स फर्स्ट फ्लाइट, और जो यंग सीगुल को कंपेल किया किसने, हंगर ने, उसकी फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए, ठीक है। कंपेल करना यानी किसी को एक्साइट करना, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को मोटिवेट करना कुछ करने के लिए, ठीक है। He saw its mother tearing at a piece of fish that lay at her feet and its hunger only intensified, ठीक है। उसने जब देखा कि उसकी मदर क्या कर रही थी, फिश को टेयर कर रही थी, ठीक है, अपनी बीक से, तो उसकी जो हंगर थी वो और इंटेंसिफाइड हो गई, यानी और भी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। इट क्राइड टू इट्स मदर, अच्छा जो इट वर्ड यूज हो रहा है ना, ये हमारे सीगुल के लिए हो रहा है, क्योंकि जैसा आपको पता है जो हमारे बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बेबीज होते हैं, उनके लिए हम इट प्रोनाउन यूज करते हैं, ना कि ही और शी। सो इट क्राइड टू इट्स मदर बेगिंग हर टू गेट सम फूड, वो अपनी मदर की तरफ चिल्लाया या रोया और उनसे बेग किया, यानी उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मुझे खाना दे दो। Whenever its mother came towards it with some food in her beak, और जब उसकी मदर जो है खाना लेकर अपनी बीक में जो सीगुल की तरफ आई, द यंग सीगुल स्क्रीम्ड विद जॉय, वो स्क्रीम्ड किया बहुत ज्यादा जॉय से, बहुत खुशी से चिल्लाया, एंड एंटिसिपेशन, बट शी स्टॉप्ड मिडवे, लेकिन वो एकदम आधे रास्ते रुक गई। द यंग सीगुल वंडर्ड व्हाई शी डिड नॉट कम नियर, यंग सीगुल ने सोचा कि वो मेरे पास क्यों नहीं आई। अनेबल टू रेजिस्ट और कंट्रोल इट्स हंगर, वो अपनी हंगर को कंट्रोल नहीं कर सका, और भी इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स बीक, वो अपनी मदर्स की बीक में जो फूड था उसकी तरफ डाइव कर दिया, यानी एकदम कूद पड़ा। फॉर दैट मोमेंट, उस मोमेंट पर हिज हंगर हैड ओवरपावर्ड द फियर ऑफ द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी बीनीथ द क्लिफ, ठीक है। जो उसकी हंगर थी, जो उसकी भूख थी, वो किससे ज्यादा बड़ी थी, उसके फियर से। वो जो सी था हमारा, उसका जो एक्सपेंशन था, इतना ज्यादा फैला हुआ सी था, इतना डीप सी था, उसके फियर को भी ओवर पावर्ड कर दिया किसने, हंगर ने, यानी हंगर किससे ज्यादा हो गई, उस डर से ज्यादा हो गई। फाइनली दिस प्लंज वॉज फॉलोड बाय नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी विच वॉज टू फ्लाई, और ये जो एक्शन था, यानी वो जो एकदम डाइव कर पड़ा, कूद पड़ा, तो इस एक्शन ने उसकी जो बॉडी को क्या किया, स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेट करना, जैसे कि मान लो आपको चोट लगती है तो आप एकदम से चिल्लाते हो ना, तो वो क्या होता है, आपकी बॉडी का स्टिमुलेशन होता है कि जब आप क्या करते हो, एक रिएक्शन करते हो किसी चीज पर, ठीक है। तो उसकी बॉडी ने क्या किया, नेचुरली रिएक्ट किया इस स्टिमुलेशन पर, ठीक है, और वो क्या करने लगा, फ्लाई करने लगा, उड़ने लगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अगेन, जैसा मैंने बोला कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना बड़ा आंसर लिखना है। अगर बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आप इतना लिख सकते हो दैट दिस लाइन सजेस्ट दैट ही वाज वेरी हंग्री एंड ही वांटेड टू ईट फूड वेरी बैडली, और उसके बाद में आप लिख सकते हो दैट द हंगर ऑफ द फूड कंपेल्ड हिम टू फ्लाई, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हो, सिर्फ इतना सा आंसर। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो आपको इतना आंसर लिखना, ठीक है। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly, ठीक है। उसके जो मदर फादर थे सीगुल के, वो उसको क्या कर रहे थे, एकदम पीठ फेर कर जा रहे थे, एकदम उसको कह रहे थे ना, उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था बेचारे को। तो आपको क्यों लगता है कि जो उसके मदर और फादर थे वो उसको थ्रेटन कर रहे थे, यानी डरा रहे थे कि अगर तुम नहीं उड़ना सीखे तो हम तुम्हें खाना भी नहीं देंगे। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों कर रहे थे वो, ठीक है। क्योंकि कोई भी मदर फादर अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीगुल के मदर फादर क्यों कर रहे थे, इसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। वापस से देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। द यंग सीगुल वॉज फ्राइटन, यंग सीगुल जो था वो डरा हुआ था। इट वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, वो डरने मतलब उड़ने से डर रहा था। Even though it saw its parents helping and teaching its brother and sisters flying, it could never gather enough courage to make the first flight. भले ही वो अपने पेरेंट्स को देख रहा था कि किस तरह से वो उड़ते हैं और किस तरह से वो हेल्प कर रहे थे उसके ब्रदर और सिस्टर्स को, लेकिन फिर भी सबको पता था कि वो कभी भी उसमें करेज नहीं आएगा कि वो उड़ना खुद से उड़ सके। This was the reason why its father and mother were calling to it shrilly and scolding it, ठीक है। बिकॉज इसी यही रीजन था कि जो वह श्रीली एकदम तीखी आवाज में, एकदम गुस्से वाली आवाज में उससे बात कर रहे थे और उसे थ्रेटन कर रहे थे, यानी उसे डरा रहे थे कि हम तुम्हें खाना भी नहीं देंगे, स्कोल्ड कर रहे थे, डांट रहे थे। दे थ्रेटन टू लेट इट स्टार्व ऑन इट्स लेज इफ डिड नॉट फ्लाई। दे डिड सो बिकॉज दे वांटेड टू लीव इट्स फियर बिहाइंड एंड लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, ठीक है।
वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जिससे कि वो क्या करे, अपने फियर को, अपने डर को पीछे छोड़ दे और जो अपनी आर्ट ऑफ फ्लाइंग है, यानी जो उसकी उड़ने की जो कला है उसको सीख जाए। ठीक है, एक और चीज आप ऐड कर सकते हो इसमें कि इफ ही वुड नॉट लर्न टू फ्लाई, अगर वो उड़ना नहीं सीखेगा तो क्या होगा, ही वुड स्टार्व टू डेथ, यानी वो बिल्कुल भूख से मर जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि आपको पता है बर्ड्स क्यों उड़ना सीखते हैं, जिससे कि वो अपना जो खाना है वो कलेक्ट कर पाए जमीन से या ओशन से। और सीगुल का तो काम ही यही होता है कि उड़कर डाइव कर कर फिश को पकड़ना और उसे खाना, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, तो अगर वो सीगुल उड़ना नहीं सीखता तो वो उसके मदर फादर कितने दिन उसको सपोर्ट करते, कभी ना कभी तो सीखना ही पड़ेगा। वैसे ही सेम विथ यू, आज आपके पेरेंट्स आपसे इतना गुस्से में कभी कभी बात करते हैं कि आप पढ़ लो, आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि आप अपने खुद के पैरों पर खड़े हो जाएं। और आपको पता है, सबको पता है कि अगर यू हैव टू ईट, अगर आपको खाना खाना है, खाना खरीदना है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, और जॉब चाहिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपके अंदर टैलेंट आना पड़ेगा। तो अगर आपके पेरेंट्स भी आपको कभी गुस्सा करते हैं, कभी डांट देते हैं ना, तो यही सोच के चलिए, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, इंडिपेंडेंट आप बनिए, यानी खुद के पैरों पर खड़े होइए। ठीक है, तो वो यही चाहते हैं, और खुद का जो मनी है, खुद का जो कह सकते हैं ना फूड है, वो आप अर्न कीजिए, वो यही चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हमारे सीगुल थे उसके पेरेंट्स का भी इंटेंशन सेम। ठीक है, चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर्ड टू ट्राई, डिस्कस दिस विद पेयर्स एंड ग्रुप। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, क्या ऐसी कोई चीज हुई है जो जिसे करने में आपको बहुत ज्यादा डर लगता था? ठीक है, और उसके लिए आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत एनकरेज किया। जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए आपके पेरेंट्स जो हैं आपको एनकरेज करते हैं कि नहीं ये चीज करो। जैसे मुझे ना ड्राइविंग से, बाइक चलाने से या एक्टिवा चलाने से या कार चलाने से बहुत ज्यादा डर लगता था। ठीक है, बट मेरे फादर ने मुझे बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, इनकरेज किया कि नहीं, आपको चलाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप इंडिपेंडेंट बनोगे, आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, आप खुद पर डिपेंड कर पाओगे कि हाँ कहीं भी आप जा सकते हो। तो इसलिए उन्होंने मेरे को उस डर से हटने के लिए, डर को कनकर करने के लिए क्या किया, इनकरेज किया, और आज मैं अच्छी खासी गाड़ी चला लेती हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब आपके पेरेंट्स आपको एनकरेज करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने फियर को साइड में रख के वो चीज सीख जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज आपको इस आंसर में लिखनी है। ये आंसर जो है आपका खुद का होगा। ठीक है, या तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, या फिर आप अपनी अपनी डायरीज में, अपनी नोटबुक्स में जरूर लिखना कि क्या ऐसी कोई चीज हो रही है जिससे आप कभी डरे हो, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको उस चीज से इनकरेज किया हो, तो जरूर बताइएगा। कोई भी चीज हो सकती है, कई लोगों के लिए स्विमिंग हो सकती है, कई लोगों के लिए स्टेज फियर हो सकता है, या फिर किसी के लिए कुछ गाना गाना हो सकता है, किसी भी चीज का डर हो सकता है। तो मुझे जरूर बताना कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। जो आपने फोर्थ वाला आंसर देंगे ना, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा ये वाला आपका क्वेश्चन, कि इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग, एक बर्ड के फ्लाइंग के केस में, इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट, एक नेचुरल एक्ट है, यानी एक बर्ड जो होता है वो पैदा होते ही क्या करता है, उसको गॉड जो है विंग्स देते हैं और वो उड़ सकता है, यानी कैपेबिलिटीज होती हैं उसमें। तो ये क्या है, एक नेचुरल एक्ट है। एंड अ फॉरगोन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सीड, और ऐसा कंक्लूजन है, यानी माना जाता है कि वो सक्सीड करेगा, क्योंकि ऐसा कौन सा बर्ड जो उड़ नहीं सकता, सारे बर्ड्स को उड़ना जरूरी है, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन द आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में जो आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या करता है, गाड़ी चलाने से डर लगता था, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस चीज के लिए क्या किया, इनकरेज किया। ठीक है, तो सेम चीज आपका जो एग्जाम्पल है उसको आप कंसिडर कीजिए। Was your सक्सेस गारंटीड, क्या आपकी सक्सेस गारंटीड थी? क्या आपका जो उस चीज को, जैसे मेरे को गाड़ी चलाना सिखा रहे थे मेरे पेरेंट्स, तो क्या मेरी गाड़ी चलाना मैं सीख जाऊंगी, क्या ये चीज गारंटीड थी? क्या इस चीज की गारंटी थी कि हाँ मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगी? और वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, या फिर आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट थी, रिगार्डलेस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर? ठीक है, भले आप फेल हो या नहीं हो। अब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, आपका एग्जाम्पल कुछ भी है, आप मुझे उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना। जैसे मुझे गाड़ी चलाना सीखनी थी, तो क्या ये मेरी गारंटी थी कि मैं गाड़ी चलाना सीख पाऊंगी? देखिए, जरूरी नहीं है, देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु कैन नॉट ड्राइव। तो वैसे ही मेरा भी सीन था कि मुझे नहीं पता था कि मैं गाड़ी चलाना सीख पाऊंगी या नहीं सीख पाऊंगी, मतलब गारंटी नहीं थी।
लेकिन फिर भी मेरे लिए वो क्या था, मेरे लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई। तो लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें आपके पास आएंगी जिससे आपको करने को डर लगेगा और आपकी गारंटी भी नहीं होगी कि आप उस चीज में सक्सीड होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ट्राई। ओके, चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं कि अब बर्ड फ्लाइंग इज नेचुरल एज वेल एज टॉट टू द young ones by their parents or their older ones, so one has to learn it through some properties which may breed in them naturally। ठीक है, जो एक बर्ड्स होते हैं उनमें वो जो उड़ने की जो आर्ट है वो कैसे आती है, उनके नेचुरली आती है, यानी गॉड गिफ्टेड होती है। जैसे ह्यूमंस को चलना आता है, बोलना आता है, तो ये क्या है, नेचुरली है, राइट। सो ये जो चीज है ये उनको सिखाई जाती है थ्रू सम प्रॉपर्टीज और दे ब्रीड देम इन नेचुरली, या तो आपको खुद से सिखाई जाती है। अब जैसे बोलना हम खुद ही सीखे, ठीक है, चलना हम खुद ही सीखे, ब्रीथ करना हम खुद ही सीखे, खाना खाना हम खुद ही सीखे। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे हमें रीडिंग सिखाई किसी ने, या हमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिखाया किसी ने, ये हमने क्या किया, खुद से सीखा। विदाउट एनी अटेम्प्ट और लर्निंग नथिंग कम्स ऑटोमेटिकली। कुछ भी चीज हमें जो आएगी वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, उसको ट्राई करना पड़ेगा। बट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट शुड सक्सीड। लेकिन ये कह सकते हैं हम कि वो चीज में हम सक्सीड होंगे अगर हम पूरा अपना अटेम्प्ट देंगे तो, ठीक है। Our success was never guaranteed until to try and try again। हमारी सक्सेस कभी भी गारंटीड नहीं हो सकती अगर हम उसको बार बार ट्राई नहीं करें। In some cases all results may not be favorable। सारे केस में, जैसे मैंने आपको बताया, जरूर नहीं था मैं गाड़ी चलाना सीखती, लेकिन सारे केसेस में जरूरी नहीं आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए। बट इट इज ऑलवेज एसेंशियल टू प्रैक्टिस। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, ट्राई एंड पुट एवरी एफर्ट टू गेट सक्सेस। और अपनी सक्सेस को लेने के लिए सारे के सारे एफर्ट्स लगा दें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिफरेंट हो सकता है सबके लिए, ठीक है, लेकिन कंक्लूजन हमारा ये होना चाहिए कि इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम यू डू एनीथिंग यू विल सक्सीड। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू शुड ट्राई एंड डोंट गिव अप, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट। बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 के सेकेंड पार्ट की द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी हमारे इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की, जो थी हिज फर्स्ट फ्लाइट। बहुत ही प्यारी स्टोरी थी हमारी, राइट। तो इस वाले पार्ट में द ब्लैक एरोप्लेन, इस स्टोरी में भी हम एक बहुत ही अच्छा मैसेज देखेंगे आप, राइट। सो ये स्टोरी होने वाली है एक पायलट की, ठीक है, एक पर्सन की जो कि एरोप्लेन चला रहा है और किस तरह से वो अपना रास्ता भूल जाता है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से रास्ते जमीन पर होते हैं, जिस तरह से जमीन पर वेज होते हैं, रोडवेज होते हैं, वैसे ही हमारे आसमान में, स्काई में भी वेज होते हैं, पर्टिकुलर वेज। तो अगर आप उसके भूल जाओ, तो डायरेक्शन भूल जाओ, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही जरूरी होता है स्काई में अपनी जो डेस्टिनेशन है उसका रास्ता आप ना भूलें। लेकिन यहाँ पर जो ये स्टोरी है एक पायलट की जो कि अपना रास्ता भूल जाता है। तो किस तरह से वो वापस अपना रास्ता उसे मिलता है और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, कौन उसकी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मजा बहुत आने वाला है। ओके, सो अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना, क्योंकि सारे चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारे जो चैप्टर्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन, उनके क्वेश्चन आंसर्स, उनकी ग्लॉसरी, सब कुछ मिल जाएगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्टोरी के राइटर की, ठीक है। जो हमारी पहली स्टोरी थी उसके राइटर अलग थे, इसकी राइटर अलग है। इसके राइटर हैं ये जो हमारी स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉरसाइथ, ठीक है। फ्रेडरिक फॉरसाइथ एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट थे, ठीक है। नॉवेल्स लिखा करते हैं ये और एक स्टोरीज भी लिखते हैं। इनका जो बर्थ है वो हुआ था 1938 में, ठीक है। ये एक जर्नलिस्ट भी हैं, यानी मास मीडिया में भी ये काम कर चुके हैं। तो फ्रेडरिक फॉरसाइथ की ये स्टोरी है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। यानी इन्होंने लिखी है, ये खुद नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करेंगे, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आप सभी को एरोप्लेन का एक्सपीरियंस है, यानी आप कभी गए हो एरोप्लेन में या फ्लाइट में, ठीक है। जो गए हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं गए तो वो सुन लो कि वहां पर क्या होता है कि एक सिस्टमैटिक वे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है तो उसका एक क्लियर वे है कि इस रास्ते से होते हुए आपको मुंबई तक पहुंचना है। आप अपना रास्ता चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और वो आपको कौन गाइड करता है,
वहाँ पर जो हमारे स्टेशन होते हैं, जो कंट्रोल रूम होता है, वो आपको गाइड करता है कि आपको इतनी डिग्रीज में मुड़ना है, या आपको यहाँ जाना है, या फिर आपको इस तरह से जाना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। रनवे, रनवे क्या होता है कि जब प्लेन जो है आसमान में उड़ रहा है और फिर वो जमीन पर आता है, तो वो एकदम ऐसे कहीं भी लैंड नहीं कर सकता। उसको लैंड करने के लिए काफी एक लंबी रोड चाहिए होती है। उस रोड में क्या होता है कि जैसे ऊपर से उसको दिखाई दे तो आसपास ना लाइट्स लगी होती है, तो उस पर्टिकुलर जगह को, उस पर्टिकुलर रोड को क्या बोलते हैं? रनवे बोलते हैं। ठीक है, वो आसमान से दिख जाता है। ओके, चलिए तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, मजे से सुनिएगा तो ही आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे। चलिए, तो लिखा हुआ है हमारा कि द मून वॉज कमिंग अप द ईस्ट। मून जो है वो ईस्ट से आ रहा था। अब देखिए मून की बात हो रही है तो टाइम कब का है? नाइट का टाइम है। ओके, बिहाइंड मी, मेरे पीछे ईस्ट से जो मून था वो निकल रहा था, आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर एकदम क्लियर स्काई में स्टार्स जो थे वो शाइन कर रहे हैं। ठीक है, अभी कौन बोल रहा है? ये हमारे पायलट बोल रहे हैं जो कि प्लेन उड़ा रहे हैं। और मीनवाइल क्या हो रहा है? उनके पीछे से ईस्ट डायरेक्शन में जो मून है वो निकल रहा है, और उनके ऊपर जो आसमान है वहां पे स्टार्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? शाइन कर रहे हैं। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी क्लाउड नहीं है, एकदम साफ आसमान है। ओके, I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. ठीक है, मैं बहुत खुश था up above the countryside, और मैं अकेला था। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि वो जो हमारा पायलट है वो एक या तो एक फाइटर प्लेन उड़ा रहा है या फिर एक छोटा जेट उड़ा रहा है, यानी ऐसा प्लेन उड़ा रहा है वो जिसमें वो खुद ही है। ठीक है, वो एरोप्लेन एक कहते हैं ना, जो अपना जो पैसेंजर वाला होता है जिसमें लोग भी बैठते हैं, वो नहीं उड़ा रहा, वो एक जेट या फिर एक कह सकते हैं फाइटर प्लेन उड़ा रहा है। ठीक है, सो अभी वो क्या कह रहे हैं कि आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत खुश था जो हमारी स्लीपिंग कंट्री साइड है, यानी हमारा जो मेरा जो देश है उसमें यहाँ पे लोग सो रहे हैं। स्लीपिंग क्यों बोला है? क्योंकि रात का टाइम है, रात के टाइम में तो लोग सो रहे होते हैं। तो स्लीपिंग कंट्री साइड के मैं ऊपर अकेला था, इस चीज से मैं खुश था, मतलब मेरे को अच्छा लग रहा था बहुत। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं अपना जो पुराना डकोटा प्लेन था, ठीक है, इनके प्लेन का नाम है, उस प्लेन को मैं इंग्लैंड की तरफ ले जा रहा था। कहाँ से? फ्रांस से। फ्रांस से मैं इंग्लैंड की तरफ ले जा रहा था। तो जर्नी कहाँ की है? फ्रांस से लंदन के बीच में। ओके, चलिए। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं बहुत कह सकते हैं एक्साइटेड था, और मैं आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, यानी मैं अपनी जो मेरी जो हॉलीडे थी, यानी इस फ्लाइट से उतर के मैं कहाँ जाने वाला था? हॉलीडे पे जाने वाला था, छुट्टी पे जाने वाला था, और मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो इसे ये पता चल रहा है कि जो हमारा पायलट है वो कोई सर्विसमैन है या फिर कोई काम करता है जिससे उसे अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। तो अब वो कहाँ जा रहा है? अपनी फैमिली से मिलने जा रहा है, यानी छुट्टियों पर जा रहा है। ओके, आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी वॉच में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के 1:30 हुए थे, यानी जो हमारे यहाँ जो आधी रात हुई थी, एक तरह से यूं समझ लीजिए। ठीक है, 1:30 हुए थे। ओके, आगे देखते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस जो कंट्रोल है, यानी वहां पे जो जहाँ पे ये उतरने वाला था उस कंट्रोल को इसको जल्दी कॉल करना था, क्योंकि वो बताएंगे कि भाई आपको कहाँ से कैसे उतरना है। ओके, आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ एरोप्लेन, वैसे जैसे मैंने जो एरोप्लेन की नोज होती है, यानी इस तरह से जो आगे वाला पार्ट होता है एरोप्लेन का, वहां पर मैंने देखा, तो मैंने क्या सोचा कि मुझे कॉल करना चाहिए। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, जैसे ही मैंने वहां पर देखा, यानी आगे झुककर मैंने नोज पर देखा जो हमारी एरोप्लेन था, तो मैंने क्या देखा कि आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी, बहुत बड़ा शहर था कोई, और वहां पर बहुत सारी लाइट जल रही थी। क्यों? कैसे पता चलेगा ऊपर से आपको कि यहाँ पर शहर है या नहीं, और वो भी रात के टाइम में लाइट्स जल रही होंगी। ठीक है, ओके। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो चालू किया, एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 है। ठीक है, ये डकोटा DS-088 जो है इनके जो एरोप्लेन है उनका कोड है। ठीक है, उसका कोड है। तो उन्होंने क्या बोला? पेरिस कंट्रोल की मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, रेडियो का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी माइक्रोफोन जिस पर वो सिग्नल दे रहे हैं, या फिर एक तरह से फोन समझ लीजिए आप। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि डकोटा DS-02288 हेयर, यानी ये कोड नंबर है। कैन यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड में अपने रास्ते पर हूँ, यानी मैं इंग्लैंड पहुंचने वाला हूँ। ओवर, ओवर का मतलब है बस, ठीक है, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो इतना सा उन्होंने बोला कि हाँ भाई मैं ये मेरा प्लेन का नाम है,
मैं इंग्लैंड पहुंच रहा हूँ, बस खत्म। अब आगे से देखते हैं क्या जवाब आता है कि द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी, रेडियो से आवाज आई, उसने मुझे आंसर दिया। DS088 आई कैन हियर यू, DS088 जिनका प्लेन का कोड था, ऐसे नाम नहीं लेते, उनको नहीं पता कौन पायलट चला रहा है, उनको मतलब होता है एरोप्लेन का कोड क्या है। आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर, कि ought टू मतलब आपको चाहिए, मुड़ना चाहिए अब आपको कितना, 12 डिग्रीज वेस्ट में, मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है कि इस तरह से आपने देखा होगा, कॉम्पस देखा होगा, तो इसमें ऐसे ना डिग्रीज लिखी होती हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आपको वेस्ट डायरेक्शन में आपको कितना मुड़ना चाहिए, 12 डिग्रीज मुड़ना चाहिए, ठीक है। यानी इस तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं कि अगर आप वहां जाएंगे तो वहां आपको रन अवे मिल जाएगा और वहां पर आप उतर सकते, ठीक है। आई चेक द मैप एंड द कॉम्पस, मैंने मैप और कंपास देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, अब वो क्या किया, उनका जो क्या होता है कि जब भी एक प्लेन होता है उसमें 2 या 2 से ज्यादा क्या होता है, फ्यूल टैंक्स होते हैं, क्योंकि इन केस अगर आसमान में एक फ्यूल टैंक खत्म हो जाए तो दूसरा या तीसरा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उनका पहला जो टैंक था वो खत्म हो चुका था उसमें फ्यूल, और उन्होंने क्या किया, स्विच किया अपने दूसरे टैंक पर, ठीक है। दूसरा और ये लास्ट था, मतलब 2 ही टैंक्स थे उनके पास, तो उन्होंने दूसरे टैंक पर स्विच किया एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और जैसा कि कंट्रोल रूम ने बताया था इंग्लैंड की तरफ उन्होंने 12 डिग्रीज वेस्ट उसको मूव कर दिया। ओके, चलिए अभी तक सब सही चल रहा है। I'll be in time for breakfast I thought, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक घर पहुंच जाऊंगा, यानी नाश्ते के टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली अभी क्या बज रहे थे, 1:30-2 बज रहे थे, तो जब तक वो वहां पे लैंड करेगा उसके बाद में फॉर्मेलिटीज होंगी और वो ब्रेकफास्ट तक घर पहुंच जाएगा। आई थॉट अ गुड बिग इंडिया इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। इंग्लिश ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है, टी होती है, बिस्किट्स होते हैं, ब्रेड्स होते हैं, उसके अलावा एग्स होते हैं, तो काफी अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट माना जाता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत ही ईजी फ्लाइट थी बिना किसी प्रॉब्लम के। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, पेरिस अभी 150 किलोमीटर्स ही मेरे पास में था। जैसे अगर हम रोड पे कैलकुलेट करें ना तो 150 किलोमीटर्स बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एयरवेज में 150 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि पेरिस मेरे बिल्कुल पास में ही था जब मैंने क्या देखे, क्लाउड्स देखे, यानी बादल देखे। अभी तक तो कोई भी बादल नहीं था, स्टॉर्म क्लाउड्स, नॉर्मल क्लाउड्स नहीं बल्कि आंधी तूफान वाले क्लाउड्स। दे वर ह्यूज, बहुत ज्यादा बड़े थे वो। They looked like black mountains standing in front of me across the sky, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे black mountains खड़े हैं standing in front of me across the sky, sky के बाद में ऐसा लग रहा था जैसे mountains खड़े हैं। आपको याद है ये जो ब्लैक माउंटेन्स को हमने रिलेट किया था क्लाउड से, इससे पहले भी हम एक चैप्टर में कर चुके हैं, चैप्टर 1 में, ठीक है, लेंचो वाला जो था, उसमें भी जब बादल आ रहे थे तो उसने क्या बोला था, ब्लैक माउंटेन्स। ओके, तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि बहुत बड़े बड़े बादल जो थे मुझे दिख रहे थे स्काई के पास में। ओके, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था मैं ना तो उनके ऊपर फ्लाई करता हूँ, ना ही उनके नीचे फ्लाई करता हूँ, ना ही उनके अंदर कर सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ एंड साउथ। अब उसके पास देखो बहुत सारे तरीके थे, या तो वो क्या करता कि जैसे ये क्लाउड्स हैं, ठीक है, ये क्लाउड्स हैं, तो वो उनके क्या करता, नीचे से निकल सकता था, लेकिन वो नीचे से नहीं निकल सकता था, या फिर ऊपर से भी वो नहीं जा सकता था क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा होती है। अब उसका क्या एक वो तरीका था कि वो पूरा ऐसे घूम के और यहाँ से जैसे नॉर्थ से या फिर इधर से ऐसे साउथ से चला जाए, लेकिन उसने जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी उसने सेकेंड फ्यूल टैंक यूज किया था, तो क्या हो रहा था, उसका फ्यूल खत्म हो चुका था। ओके, ठीक है, आई न्यू। ओके, सो यहाँ पर हो गया कि नॉर्थ और साउथ कहीं भी वो नहीं जा सकता था। अब उसके पास इकलौता ऑप्शन क्या बचता है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। अब उसके पास ये है कि मुझे पेरिस वापस जाना है, मुझे जाना ही पड़ेगा, ठीक है, और टू का मतलब होता है जाना ही चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, ठीक है, पहले उसे क्या लगा, उसने सोचा कि अभी यहाँ पर लॉजिकल चीज क्या है कि मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए, लेकिन क्या चीज हो रही है कि उसे घर जाना है, ठीक है। सो आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे घर जाना था और मुझे क्या करना था, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था जो इसके बारे में वो इतने टाइम से ड्रीम कर रहा था। I'll take that risk, I'll take the risk, मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मैं रिस्क लूंगा, ठीक है। I thought and flew that old Dakota straight to the storms, और वो जो पुराना डकोटा जो उसका कह सकते हैं प्लेन था, एरोप्लेन था, उसको वो कहाँ ले गया, पुराना था वो, ठीक है, काफी ज्यादा नया भी नहीं था, तो उसको कहाँ ले गया, एकदम स्ट्रेटली स्टॉर्म जो था, वो जो तूफान वाले बादल थे उनके बीच में ले गया, ठीक है। तो उसने रिस्क लिया और वो स्टॉर्म में ले गया अपने जो एरोप्लेन था उसको।
इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जाते ही वहां पे क्लाउड्स में सडनली क्या हो गया था, एकदम ब्लैक हो गया था सब कुछ, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल कि कोई बाहर चीज दिख जाए। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। बार बार जो एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, ठीक है, तो यानी बहुत ज्यादा उसे प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, सो आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास को देखा, ठीक है, ये भाई मुझे डायरेक्शन मिल जाए यहाँ से कि मुझे कौन से रास्ते में जाना है। बट आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। क्या हुआ ऐसा? ऐसा हुआ कि द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। यानी जो कंपास था वो फ्री हो चुका था। यानी फ्री का मतलब होना एकदम लूज हो चुका था और अब वो कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा था, यानी कंपास खराब हो चुका था। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसे मैग्नेटिक प्रेशर पड़ रहा था कंपास पे, तो लूज हो चुका था। इट वॉज डेड, एकदम खराब हो चुका था। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड। सडनली जो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो हमारी डायरेक्शन को देखने वाले, वो भी सारे खराब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो। फिर मैंने रेडियो ट्राई किया कि चलो किसी से बात कर लेते हैं, वो हमें डायरेक्शन बता देंगे। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? पेरिस कंट्रोल, वो जहां पे उसने पहले बात की थी। देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं था, ठीक है, क्योंकि रेडियो भी जो था, द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था, ठीक है। I had no radio, no compass and I could not see where I was। ना मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास कंपास था, और मेरे को कहीं भी पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं कहाँ था। I was lost in the storm। अब क्या हुआ कि वो स्टॉर्म में, उस तूफान में क्या हो चुका था, गुम चुका था। Then in the black clouds quite near me, बिल्कुल मेरे पास में जो ब्लैक क्लाउड था, I saw another aeroplane। मैंने क्या देखा? एक दूसरा एरोप्लेन देखा, ठीक है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। इसके विंग्स पर, नॉर्मली जो विंग्स होती हैं एरोप्लेन की, उस पर क्या होता है, इस तरह से लाइट्स लगी होती हैं, देखो दिख रहा है आपको, जिससे कि जो मतलब नाइट के टाइम में उसको देख सके। तो इट हैज नो लाइट्स ऑन विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी। लेकिन वो मेरे बिल्कुल पास में मुझे दिखाई दे रहा था, जैसे वो इस तरह से फ्लाइट में था, तो ऐसे उसे क्या दिख रहा था, एक प्लेन दिख रहा था। ओके, नेक्स्ट टू द स्टॉर्म, आई कुड सी इट नेक्स्ट टू द स्टॉर्म। स्टॉर्म के जस्ट बाद में मुझे दिखाई दे रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, पायलट का फेस भी मुझे दिखाई दे रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो फिर क्या हुआ कि जो पायलट का फेस था वो मेरी तरफ मुड़ा, यानी जो दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट था उसने मेरी तरफ देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं दूसरे पर्सन को देख के बड़ा खुश हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा वो प्रॉब्लम में फंस चुका था, तो ऐसे टाइम में रेडियो भी खराब हो चुका था, कंपास भी खराब हो चुका था, तो एक दूसरा पर्सन देख के उसे बहुत अच्छा लगा। He lifted one hand and waved। उसने एक हाथ उठाया और मेरी तरफ वेव किया, यानी हाथ हिलाया, ठीक है, जैसे कि अपन किसी को इशारा करते हैं ना, तो वैसे उसने हाथ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, यानी वो सुनाई तो दे नहीं रहा होगा एरोप्लेन में के अंदर से, ग्लास इतने ज्यादा मतलब बोलते हैं ना कि नॉइज कंट्रोल उसमें बहुत ज्यादा होता है, तो आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, लेकिन वो इशारे से बोल रहा था कि फॉलो मी, इस तरह से इशारे कर रहा था कि मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। उसे पता था कि मैं गुम हो चुका हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। मुझे लगा कि वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली इन द नॉर्थ। उसने अपने एरोप्लेन को स्लोली नॉर्थ की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। ठीक है, उसने धीरे धीरे क्या किया, जो अपना प्लेन था उसको नॉर्थ की तरफ घुमाया और बिल्कुल आराम से घुमाया, जिससे कि मैं उसको देख सकूं। और वो कहाँ था? मेरे प्लेन के बिल्कुल आगे था, ठीक है। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child। मैं बिल्कुल बहुत ही खुशी से, बहुत ही अच्छे से मैं उसके पीछे जाने लगा, जैसे कि कोई एक समझदार बच्चा होता है ना, वो अपने फादर के पीछे कैसे जहाँ फादर जाते हैं से चुपचाप उनके पीछे चला जाता है, तो वैसे ही मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे जैसे मैं उनके पीछे चला गया, ठीक है। और बहुत खुशी से मैं जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो गुम हो चुका था। ही वॉज हिज लास्ट होप। अब आगे क्या होता है? आफ्टर हाफ एन आवर The strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds। आधे घंटे तक वो मेरे सामने चलता रहा और क्लाउड्स भी चल रहे हैं, ठीक है, मतलब क्लाउड्स में वो लोग ऐसे निकलते रहे। Now there was only enough fuel। अच्छा, अब यहाँ पे strange black aeroplane क्यों बोला है? क्योंकि बहुत ही अनयूजुअल सा एरोप्लेन था, और जिस तरह से वो एकदम से इसे प्रकट हो गया तो उसे बहुत अजीब सा लगा, और सबसे बड़ी बात उस पर कोई लाइट्स नहीं थी, जबकि एरोप्लेन पर लाइट्स होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो सिग्नल दे पाए। तो वो बहुत, इसीलिए उन्होंने बोला कि वो काफी स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, लेकिन उन्हें क्या मतलब था? उन्हें तो ये था कि वो मेरी हेल्प कर रहा है। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 to 10 minutes मोर। अब मेरे पास जो पेट्रोल था मेरा वो खत्म हो रहा था, फ्यूल खत्म हो रहा था। अब मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट ही फ्लाई कर सकता था उस प्लेन को।
आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, मैं फिर से डरने लगा, क्योंकि अगर मेरा पेट्रोल खत्म हो गया और हम जगह तक नहीं पहुंचे तो क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन फिर उसने क्या किया, ही स्टार्टेड टू, वो फिर नीचे जाने लगा, ठीक है, उस स्टॉर्म से निकल के वो जो दूसरा प्लेन था वो नीचे जाने लगा, एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, एंड स्टॉर्म से वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो वो जो हमारा प्लेन था, जो ये डकोटा प्लेन था, उसने भी उसको क्या किया, फॉलो किया। आगे क्या होता है, सडनली केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, एक सडनली वो क्या हुआ, क्लाउड से बाहर निकला आया। सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं अपने सामने क्या देखता हूँ, एक दो इस तरह की लाइट्स की जो लाइन है वो दिख रही है मुझे। तो मतलब वो क्या था, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, वो एक रनअवे था, ठीक है। तो यानी अब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया था। इट वॉज अ रनवे, एक रनअवे था, ठीक है। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मतलब मैं बच चुका था, मेरा फ्यूल भी अब खत्म होने वाला था, तो मैं वहां पे अब लैंड कर सकता था और सेफ था मैं वहां पर। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरा जो फ्रेंड था जिसने मेरी हेल्प करी, अब वो फ्रेंड उनका नहीं था, मतलब वो जानते भी नहीं थे वो कौन पर्सन था, लेकिन फ्रेंड क्यों बोला, क्योंकि जो नीड में हेल्प करे, ठीक है, फ्रेंड इन डीड इज फ्रेंड इन डीड, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उनकी हेल्प करी उन्होंने मुश्किल के टाइम में, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि ही वॉज माई फ्रेंड। तो उन्होंने मुड़कर देखा तो क्या देखा, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो स्काई था बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था उनके पीछे। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था वहां। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जो था यानी जिसने हेल्प की थी उसकी, वो बिल्कुल चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं नहीं देख सकता था, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब मैं जल्दी से नीचे उतरा और मैं डकोटा से दूर चला गया मतलब जहां पर उसे जाना था वहां चला गया। लेकिन वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी सॉरी नहीं था, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से, वो कब से यही सोचा था कि बस भगवान घर पहुंचा दो, ठीक है। तो अब वो इतना ज्यादा सॉरी नहीं था, वो भले ही उसका फेवरेट प्लेन था वो, लेकिन वो वहां उससे दूर जाने के लिए सॉरी नहीं फील कर रहा था, उसे बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो यही चाहता था कि जल्दी से जल्दी मेरी जान छूटे इससे। ओके, सो आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन, मैं गया और एक मैंने वुमेन को, वहां पर जो लोग बैठे रहते हैं कंट्रोल रूम में, उनसे मैंने पूछा, वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, कि मैं कहाँ था और मेरे साथ में जो दूसरा पायलट था, दूसरा एरोप्लेन था, वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैंने बोला उसको कि मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता था, तो वो पर्सन कहाँ गया, जो दूसरा एरोप्लेन था वो कौन था, तो आप मुझे बताइए तो मैं उसको थैंक यू बोलूंगा। She looked at me very strangely, उसने बड़ा strangely यानी बहुत ही अजीब वो तरीके से मुझे देखा, and then laughed, और वो हंसने लगी वो लेडी। अब वो क्यों हंसी, another aeroplane, दूसरा एरोप्लेन, up there in this storm, इतने स्टॉर्म में तुम्हें लगता है कि कोई दूसरा एरोप्लेन वहां पर होगा। No other aeroplanes were flying tonight, आज कोई भी, तुम्हारे अलावा कोई भी एरोप्लेन जो है वो नहीं चल रहे हैं आज। Yours was the only one I could see on the radar, तुम जो रडार क्या होता है कि जब ये प्लेन चलते हैं ना, तो ऐसे सिग्नल्स उनको क्या करते हैं, कैच करते हैं कि ये जो एरोप्लेन यहाँ पर जा रहा है, रडार उसको बोलते हैं, यानी उनके सिग्नल्स कैच कर लेते हैं, जिससे पता चलता है कि ऊपर कितने एरोप्लेन चल रहे हैं, कौन सा रास्ता। नहीं तो कभी ऐसा सोचा दो एरोप्लेन आपस में न टकरा जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो रडार में होते हैं, यानी वो चेक करते रहते हैं कि कौन सा एरोप्लेन कब कैसे उड़ रहा है। तो उसने बोला कि तुम्हारा ही एक एरोप्लेन था जो मुझे दिखा इतने तूफान में, दूसरा कोई एरोप्लेन नहीं था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? तो फिर किसने, फिर अब वो जो पर्सन है वो खुद से पूछ रहा है, तो फिर किसने हेल्प करी मेरी, बिना कंपास के, बिना रेडियो से मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स थे उसमें ज्यादा फ्यूल भी नहीं था। ये जो अजीब सा जो ब्लैक एरोप्लेन मैंने देखा, इसमें कौन था वो पायलट, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि स्टॉर्म में उड़ रहा था बिना लाइट्स के, इज इट पॉसिबल, तो नहीं, तो वो कौन था, ठीक है। और यहाँ पर आपकी स्टोरी खत्म हो जाती है। यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि ठीक है अब आप सोचो, ठीक है, कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ये स्टोरी खत्म, दी एंड होता है स्टोरी का। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, बस स्टोरी खत्म हो गई। अब आपको क्या लगता है कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कौन था, ठीक है, सोचिए सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि कौन हो सकता है ब्लैक एरोप्लेन। देखिए बहुत सारे इसके वेज हो सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि भगवान आए उसकी हेल्प कर दें, ठीक है, लेकिन जैसा कि बोला जाता है कि द गॉड इज इनसाइड यू, आप जो हेल्प सीख करते हो वो आपके अंदर ही होती है, इट्स ऑल इन योर माइंड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पायलट था इसको एक हेलुसिनेशन हुआ। हेलुसिनेशन मतलब जब हम अजीबोगरीब चीजें देखने लगते हैं, किसी को मान लीजिए जब हमारी बहुत तबीयत खराब होती है, या हम अजीब सी जैसे हॉरर मूवीज देख के आते हैं आप कभी,
ठीक है। तो क्या होता है कि आपको लगता है हर जगह भूत है, ठीक है, हर कोई ना कोई यहाँ पर मुझे छेड़ रहा है या पास में से कोई निकला, ऐसा फील होता है ना, उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। यानी अजीबोगरीब चीजें दिखाई देना लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होती, हमारे माइंड को दिखाई देती है। तो सेम चीज हम बिलीव कर सकते हैं कि जो पायलट था उसको एक हेलुसिनेशन हुआ एंड इट वाज हिमसेल्फ, मतलब वो खुद ही खुद को उस स्टॉर्म से निकाल कर लेकर आया। लेकिन उसे क्या चाहिए थी, एक होप चाहिए थी कि स्टॉर्म में फंस चुका था, तो उसके माइंड का हो सकता है इस तरह से बैलेंस बिगड़ा और उसे लगा हो कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, और वो सही डायरेक्शन में पहुंच गया। ठीक है, तो वो कह सकते हैं कि ब्लैक एरोप्लेन कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसका माइंड में वो ब्लैक एरोप्लेन था और वही उसे बाहर निकाल कर लाया। अब जल्दी से इसी चैप्टर के ना क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। काफी इजी है क्योंकि स्टोरी जब इजी होती है ना तो क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत इजी होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा खुद को है ना, थोड़ा सा बस माइंड को थोड़ा सा खोल दीजिए और जो इस स्टोरी में नहीं भी लिखा ना वो सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आप बच्चे तो रहे नहीं, राइट। तो जो क्वेश्चन आंसर बता दिया उसी में से, जैसे पहले क्या होता था कि क्वेश्चन होता था तो मैम क्या कराते थे, अंडरलाइन करा देते थे स्टोरी में, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप 10th में हैं तो आपको कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेम स्टोरी से, तो सब चीज के लिए प्रिपेयर रहिए। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। व्हाट इज द रिस्क, वो रिस्क क्या था। व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और नरेटर जो था यानी जो हमारा पायलट था उसने क्यों लिया वो रिस्क। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। द नरेटर वॉज फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा टुवर्ड्स पेरिस, पेरिस लेकर जा रहा था ओल्ड डकोटा को, जो कि उसका प्लेन था। He saw storm clouds looking like black mountains, उसने देखा कि जो स्टोमी क्लाउड्स थे वो कैसे थे, एकदम ब्लैक माउंटेन जैसे थे। He knew he could not fly over them nor he had the fuel to fly around to north or south। ठीक है, ना ही वो उनके ऊपर उड़ सकता था और ना ही उसके पास इतना फ्यूल था कि वो नॉर्थ और साउथ जा सके। ठीक है, द रिस्क वॉज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स, और रिस्क क्या था, अब आपका आंसर आता है कि रिस्क क्या था, टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म, वो जो स्टॉर्म था उसके थ्रू निकलना यानी उससे होकर निकलना, वो रिस्क था। द नरेटर टुक द रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू रीच पेरिस। ठीक है, वो इसलिए उसने वो रिस्क लिया क्योंकि वो पेरिस जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था, टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद हिज फैमिली। ठीक है, अब क्रिसमस यहाँ पर क्यों वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि जो ये फॉरेन कंट्रीज होती हैं जैसे कि इंग्लैंड हो गया, पेरिस हो गया, फ्रांस हो गया, मतलब ऐसी जो कंट्रीज होती है ना वहां पर हॉलीडे होता है, जैसे अपने यहाँ पर समर वेकेशन होता है वैसे इनके यहाँ वेकेशन कब होता है, विंटर्स में यानी क्रिसमस के दौरान। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं अपनी जो फैमिली के साथ में हॉलीडेज को या अपनी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर पाऊं, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी पहुंचना था, तो इसीलिए उसने वो रिस्क लिया। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। नरेटर के जो एक्सपीरियंस है उसको बताइए कि जब वो उस स्टॉर्म के थ्रू होकर गुजरा, यानी रिस्क तो ले लिया था, अब रिस्क लेने के बाद क्या सिचुएशन थी वो आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, एज द नरेटर फ्लू इनटू द स्टॉर्म, जैसे ही वो स्टॉर्म के अंदर गया, एवरीथिंग वेंट ब्लैक, सारी चीजें ब्लैक हो गई थी। इट बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, प्लेन के बाहर कुछ भी वो नहीं देख पा रहा था। द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और एरोप्लेन ने क्या किया, जंप किया, ट्विस्ट किया एयर में। When he looked into his compass, जब उसने अपने कंपास में देखा, he could not believe what he saw, वो बिलीव नहीं कर पाया उसने जो देखा। The compass was turning round and round, कंपास राउंड एंड राउंड हो गया था, या फिर हम कह सकते हैं कंपास बिल्कुल डेड हो गया था, मर गया था, मतलब खराब हो गया था। It was dead. Along with it, जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स, इसके साथ साथ जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्शन बताने के या कोई भी, वो सारे क्या हो गए थे, डेड हो गए थे, इंक्लूडिंग रेडियो, रेडियो भी बंद हो चुका था, डेड हो चुका था। ओके, ही सॉ अनदर एरोप्लेन विथ नो लाइट्स इन इट्स विंग्स। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन ना बहुत ही 2 मार्क्स में या 1 मार्क में आता है तो आप सिर्फ इतना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अगर 2 मार्क में यानी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है आपका जो ये क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर देना है आपको, तो आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप में आता है यानी 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आता है, तो आपको इसके आगे भी लिखना पड़ेगा। इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे हम बाद की स्टोरी लिख सकते हैं जब वो दूसरा एरोप्लेन उसे देखा। सो ही सॉ अनदर एरोप्लेन विथ नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उसने एक दूसरा एरोप्लेन देखा जहां जिसकी विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थी, बट वाज फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्म, बट वो स्टॉर्म के साथ में मतलब चल रहा था। इट वाज इट्स पायलट वेव्ड एट हिम, उसका जो पायलट था उसने वेव किया उस पायलट की तरफ, आस्किंग हिम टू फॉलो, उसको बोला कि आप मुझे फॉलो करो, इस तरह से इशारा किया। He was glad to find help, उसे बहुत खुशी हुई हेल्प मिली जब उसे।
It was the last fuel tank and there was only enough fuel to fly 5 to 10 minutes. उसके पास सिर्फ लास्ट फ्यूल टैंक था तो उसको 10 या 5 मिनट तक वो चल सकता था. Then the another pilot started to go down and he followed. फिर वो जो दूसरा पायलट था वो नीचे जाने लगा तो उसने उसको फॉलो किया, डकोटा वाले पायलट ने. He suddenly came out of the clouds और एकदम क्लाउड से बाहर आ गया and saw the runway on which he then landed his plane safely. जहाँ पर उसने अपने प्लेन को सेफली लैंड कर लिया जो रनवे पर. ठीक है, सो उसके बाद में आप ये लिख सकते हो अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है. ठीक है, नहीं तो आपका आंसर यहाँ तक सफिशिएंट है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डज द नरेटर से, नरेटर ने ऐसा क्यों बोला, आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, कि मैं नीचे उतर चुका था और मैं अपने प्लेन से दूर जाकर मुझे कोई भी सैडनेस नहीं थी, कोई भी सॉरी फील नहीं कर रहा था. ऐसा उसने क्यों बोला. ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे. द पायलट वॉज डिलाइटेड टू लैंड सेफली आउट ऑफ डार्क स्टोमी ब्लैक क्लाउड्स. पायलट बहुत खुश था उस स्टोमी क्लाउड से बाहर निकलकर, उस तूफान से बाहर निकलकर. Therefore he was not sorry to walk away from his plane. इसलिए वो बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहा था, सैड फील नहीं कर रहा था प्लेन से दूर जाकर. He felt bad when he was not able to thank his guide. लेकिन उसे तब बुरा लगा जब वो अपने जो गाइड था, यानी जिस पर्सन ने उसकी हेल्प की थी, जिस पायलट ने, उसको वो थैंक नहीं कर पाया था. His mentor who saved him from the frightening situation. उसका जो मेंटर बोला जाता है एक हेल्पर जो आपको गाइड करे, ठीक है, आपको एडवाइस दे अच्छी, जिसने उसको इस फ्राइटनिंग यानी डरावनी सिचुएशन से बाहर निकाला था. बट ही वॉज सो हैप्पी आफ्टर लैंडिंग दैट ही डिडंट फील सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू थैंक द गाइड पायलट. लेकिन वो उतरने के बाद भी इतना ज्यादा खुश था कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि वो कौन था, कहाँ गया, थैंक यू मैंने बोला या नहीं बोला. बहुत ज्यादा खुश था वो, इसलिए उसको ये भी फील नहीं हुआ कि वो अपने प्लेन से दूर जा रहा है. ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली. ऐसी क्या चीज हुई जिससे कि जो हमारी जो वुमेन वहां पर बैठी थी कंट्रोल रूम में, वो कि बहुत स्ट्रेंजली यानी बहुत अजीब तरीके से पायलट को देख रही थी. क्या हुआ था ऐसा. ठीक है, तो देखते हैं आंसर कि द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर वाज सरप्राइज्ड व्हेन द नरेटर आस्क्ड अबाउट द अदर एरोप्लेन. जब उसने दूसरे उस पायलट ने यानी डकोटा वाला जो पायलट था उसने पूछा कि वो दूसरा पायलट कहाँ गया, तब वो जो वुमेन थी वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुई. एंड इट्स पायलट व्हेन she was surprised because she did not see any other airplane on the radar. उसने कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं देखा था रडार पे, फिर भी वो पर्सन उसके बारे में पूछ रहा था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुई. और उसने उसको क्या बोला कि इतने स्टॉर्म में कोई भी दूसरा प्लेन वहां पर नहीं था, रडार में सिर्फ और सिर्फ आप और आपका प्लेन थे. ठीक है, सो इसीलिए वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई कि और कोई तो प्लेन था नहीं, तो इसने किसको देखा, इस पायलट ने. ठीक है, सो इसीलिए वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई और बहुत स्ट्रेंजली उसने जो डकोटा का पायलट था उसको देखा. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली. आपको क्या लगता है कि किसने हेल्प की होगी नरेटर की सेफली पहुंचने में. डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. खुद से ही आप डिस्कस कीजिए कि क्या वो आपके आंसर्स हो सकते हैं. ठीक है, वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को कि क्या चीज थी, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे वो हम देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू मी या फिर अकॉर्डिंग टू यू, It was the narrator's own self that helped him through the storm. नरेटर खुद ही था जिसने उसकी हेल्प की थी उस स्टॉर्म से निकलने के लिए. As the woman at the control center saw only his plane on the radar. जैसे कि आपको पता ही है कि उस वुमेन ने जो कंट्रोल सेंटर में थी उसने सिर्फ डकोटा प्लेन को ही देखा था रडार में. There was no other plane in the storm. तो स्टॉर्म में दूसरा कोई प्लेन नहीं हो सकता, क्योंकि होता तो वो रडार में आ जाता. बिना रडार के रडार हर प्लेन को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है उसके सिग्नल्स. The narrator might have been hallucinating. नरेटर क्या कर रहा होगा, हेलुसिनेटेड कर रहा होगा, यानी वो कोई ना कोई उसको ऐसा लग रहा होगा कि कोई चीज है बट वो नहीं है. हेलुसिनेशन का मतलब होता है जब आपको लगता है कि आपके सामने कोई है लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं होता, यानी आपके माइंड को लग रहा है कि कुछ है लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं है. तो हो सकता है वो हेलुसिनेटिंग कर रहा हो. He was a good pilot and it might have been his own self that came to his help. ठीक है, और वो एक बहुत अच्छा पायलट था. ठीक है, क्योंकि वो इतने साल से चला रहा था उस प्लेन को, तो उसकी खुद की सेल्फ ने ही, पहले वो डर गया तो इसलिए वो खुद को कन्विंस नहीं कर पाया कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इसलिए उसकी खुद की सेल्फ ने ही उसको क्या करी, वहां से निकाला उसको. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अपन सोच सकते हैं कि उसने खुद की ही हेल्प करी. ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे और हमारा चैप्टर था. इस चैप्टर में जो भी ग्रामर यूज हुई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं. जो हमारा चैप्टर था द ब्लैक एरोप्लेन, बहुत ही प्यारा चैप्टर. उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम चैप्टर के साथ में समझ चुके हैं.
इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के जो थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज है यानी कुछ ग्रामर पोर्शन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे 2 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है और दोनों ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन से आपको बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो देर नहीं करेंगे, जल्दी से दोनों क्वेश्चंस करेंगे। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ठीक है, कि स्टडी द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नाउ ट्राई टू गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ब्लैक इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, चेक द मीनिंग्स इन द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट वेदर। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर एक कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें एक वर्ड का यूज किया गया है ब्लैक। ठीक है, ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उस ब्लैक का जो मतलब है वो सेंटेंस में क्या होता है। वैसे हमने तो आज तक ब्लैक का मतलब क्या पढ़ा है? काला पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर हर सेंटेंस में जो ब्लैक का मतलब है वो अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक करके गेस करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि क्या उसका मीनिंग आता है। अगर आपने ये चीज डिक्शनरी से देखी ना कि ब्लैक का मीनिंग, तो आपको एक ही मतलब दिखाया जाएगा, मतलब वो क्या है? ब्लैक मतलब काला, दैट इज अ कलर। ठीक है, अच्छा, तो जो हमारा चैप्टर है दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन, उसमें ब्लैक क्या है? उसमें ब्लैक एक कलर है, क्योंकि उस एरोप्लेन का कलर क्या था? ब्लैक था एक तरह से। या फिर हम इसका दूसरा मतलब समझ सकते हैं कि वो एरोप्लेन जो था वो हमारे राइटर को ब्लैक क्यों दिख रहा था, नरेटर को? क्योंकि वो उसकी शेडो थी, उसका एक हेलुसिनेशन था। क्या होता है जब आपको कोई परछाई दिखाई देती है, कोई हेलुसिनेशन दिखाई देता है, या फिर कहते हैं ना कोई भूत दिखाई देता है, तो किस रंग का आप इमेजिन करते हो? वैसे भूत वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप इमेजिन करते हो, सपोज कीजिए आपके सामने भूत है, तो किस कलर का इमेजिन करोगे? ब्लैक कलर का। तो जैसा हमने बात की कि उसको ब्लैक एरोप्लेन किस कलर का दिखाई दिया, एक हेलुसिनेशन था उसका, तो वो एरोप्लेन जो था वो किस कलर का दिखाई दिया? ब्लैक दिखाई दिया। तो यहाँ पर ब्लैक क्या हो गया? एक कलर हो गया, या फिर शेडो हो गई, क्योंकि शेडो भी कैसी होती है? ब्लैक होती है। ठीक है, लेकिन अब ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें ब्लैक का कलर मतलब जो है बिल्कुल डिफरेंट है। देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि गो एंड हैव अ बाथ, जाओ और नहा लो। योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक, आपके जो हाथ और जो फेस है वो एकदम एब्सोल्युटली ब्लैक हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सोचिए कि आप कहीं से खेल कर आ रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स मीट से आ रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल कर आ रहे हैं, आपकी मदर आपको बोलती है कि जाओ बेटा नहा लो, तुम्हारा मुंह ना बिल्कुल काला हो चुका है। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपका फेस या फिर आपके हाथ बिल्कुल काले हो गए हैं। इसका मतलब है आपके हाथ जो हैं वो कैसे हो गए हैं? काले का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? डर्टी हो गए, यानी गंदे हो गए हैं। तो ब्लैक का मतलब यहाँ पर क्या है? डर्टी। अगर ब्लैक की जगह मैं डर्टी भी लिखती हूँ तो भी वो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हाथों का और फेस का ब्लैक होना, इसका मतलब क्या होगा? डर्टी होना, यानी गंदा होना। ओके, चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि द टैक्सी ड्राइवर गेव रतन अ ब्लैक लुक, उसने कैसा लुक दिया रतन को? टैक्सी ड्राइवर ने एक ब्लैक लुक दिया। एज ही क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट वाज ग्रीन, जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन थी उसने क्या किया? रोड को क्रॉस किया। वैसे हम ग्रीन होते ही हमारा जो ट्रैफिक लाइट है उसी को क्रॉस करते हैं, ग्रीन होते ही। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है कि जो हमारी रतन जो था, वो यहाँ पे 2 मतलब निकल सकते हैं कि रतन जो था जब ऑलरेडी टैक्सी ड्राइवर के जाने का टाइम था वो वहां पर क्रॉस करके निकला। दूसरा, टैक्सी ड्राइवर बोल रहा था कि भाई तू चला जाना, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है रेड लाइट है या ग्रीन है। लेकिन रतन ने वेट किया ग्रीन लाइट को, और तभी रतन गया। तो इसीलिए उसको कैसा लुक दिया? ब्लैक लुक दिया। ब्लैक लुक यहाँ पर मतलब है एंग्री, गुस्से से देखा। बड़ा कैसे देखा? बड़ा ही गुस्से से देखा, बहुत ही गुस्से वाला लुक दिया। एक होता है ना ब्लैक लुक देना किसी को, यानी किसी को बहुत ही गुस्से से की नजर से देखना। एक वर्ड होता है कि बहुत ही खारी नजर से देखना। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होएगा? यहाँ पे ब्लैक लुक का मतलब हो जाएगा एंग्री। ओके, तो रतन को टैक्सी ड्राइवर ने कैसा लुक दिया? एकदम ब्लैक लुक दिया, यानी एंग्री लुक दिया। ओके, थर्ड सेंटेंस देखते हैं कि द बॉम्बार्डमेंट, जो बॉम्बार्डमेंट हुई थी ऑफ हिरोशिमा सिटी में, जापान में, इज वन ऑफ द ब्लैकेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जो क्राइम्स हुए हैं उनमें से एक सबसे ब्लैकेस्ट यानी सबसे काला वो था। ठीक है, काला ये कह सकते हैं इंसिडेंट था,
क्योंकि हिरोशिमा पर क्या हुआ था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, अमेरिका ने किया था जापान की फाइट में उनके, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में। और क्या हुआ था कि पूरी की पूरी जो सिटी थी, हिरोशिमा नागासाकी 2 सिटी थी और दोनों पर अलग अलग दिन क्या हुआ था, बॉम्बार्डमेंट हुई थी। हिस्ट्री में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। पूरी की पूरी जो सिटी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, इंक्लूडिंग बिल्डिंग, ट्रीज, एवरीथिंग, पूरी की पूरी राख हो गई थी, पूरी की पूरी सिटी, सोचिए आप। तो वो कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी, यानी इतने सारे लोग वहां पर मरे गए थे और अभी तक भी, इतने साल हो गए उस बात को, अभी तक भी जितने भी वहां पे बच्चे होते हैं ना, वो कोई ना कोई फिजिकल डिसऑर्डर के साथ होते हैं, ठीक है। तो यानी अभी तक भी इम्पैक्ट उस बॉम्बार्डमेंट का वहां पर है। तो बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटी को उस चीज ने खराब किया था। तो यहाँ पर जो ब्लैक का मतलब है कि ब्लैकेस्ट क्राइम्स, यानी सबसे काले क्राइम, यानी हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम, ठीक है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक बोला गया है एक्सट्रीमली डेंजरस या एक्सट्रीमली क्रूअल, ठीक है, बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे एक्सट्रीम जो सबसे क्राइम्स होते हैं ना, हद, मतलब क्राइम्स की भी जो हद हो गई, लाइक लिमिट ऑफ द क्राइम्स, ठीक है, इसके आगे आप क्राइम सोच ही नहीं सकते। तो वो क्राइम था ब्लैकेस्ट डे का। देखिए, ब्लैक हम तब शो करते हैं जब हम ना कोई बहुत ज्यादा किसी चीज से नाराज होते हैं, किसी चीज के लिए हमें ना प्रोटेस्ट करना होता है कि हम इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। तो तब से ना बहुत पूरी दुनिया में इस चीज के लिए प्रोटेस्ट हो गया कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सट्रीमली कह सकते हैं हम इसको, ब्लैक जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है एक्सट्रीम के लिए हुआ है। डार्केस्ट हम कह सकते हैं, डार्क क्राइम था सबसे ज्यादा, मतलब इसकी बात भी करते हुए हमें शर्म आती है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्लैकेस्ट यूज किया, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि वेरी फ्यू पीपल एंजॉय हैरोल्ड पिंटर्स ब्लैक कॉमेडी, कि कुछ ही लोग हैं जो कि हैरोल्ड पिंटर, ये एक पर्सन है, उसकी ब्लैक कॉमेडी को एंजॉय करते हैं। अब कॉमेडी तो हमें पता है, लेकिन ये ब्लैक कॉमेडी क्या होती है? देखिए, ब्लैक कॉमेडी का मतलब होता है ऐसे जोक्स बोलना, ऐसी चीजों का मजाक उड़ाना जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। जैसे लोगों की, किसी की फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाना, किसी रिलीजन के बारे में गलत बोलना, ठीक है, और उसका मजाक उड़ाना, ये क्या होती है? ब्लैक कॉमेडी होती है, ठीक है। डार्क कॉमेडी भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो एक तरह से डर्टी कॉमेडी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लैक का मतलब यूज हुआ है वो मतलब डर्टी कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी, इनसेंसिटिव, यानी जो कि बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर सकती है, ऑफेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लैक का मतलब हो गया वो हो गया ऑफेंसिव, यानी ऐसी कॉमेडी जो कि बहुत लोगों को क्या कर सकती है? ऑफेंड कर सकती है, उस कॉमेडी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉमेडी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक का मतलब क्या हो गया? ऑफेंसिव, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 5। समटाइम्स शॉपकीपर स्टोर एसेंशियल गुड्स टू क्रिएट फॉल्स स्कैर्सिटी, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि आपको देखते हैं ना आसपास की कोई चीज एकदम कम हो गई, जैसे प्याज जो होता है मार्केट में मिल ही नहीं रहे, बहुत ज्यादा महंगे मिल रहे हैं, ये टमाटर जो है मार्केट में मिल ही नहीं रहे, तो वो क्या करते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, वो इन एसेंशियल गुड्स को अपने पास रख लेते हैं, छुपा के बेचते नहीं है, जिससे कि मार्केट में क्या हो जाए? कमी आ जाए उस चीज की, और फिर उसको देन सेल दीज इन ब्लैक, और फिर उस चीज को ब्लैक में बेचते हैं। ब्लैक का मतलब होता है ब्लैक मार्केटिंग करना, किसी चीज को किसी उस प्राइस से बहुत ज्यादा अमाउंट पर बेचना, ये सारी चीजें क्या होती है? ब्लैक, ठीक है, ब्लैक में बेचना यानी ब्लैक मार्केटिंग। तो यहाँ पर ब्लैक का मतलब हो गया इल्लीगल। क्या हो गया? इल्लीगल, यानी कोई चीज लॉफुली सही नहीं है, वो इल्लीगल है, तो इल्लीगल तरीके से वो क्या करते हैं? इन चीजों को बेचते हैं, ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे ब्लैक का मतलब क्या हो गया? इल्लीगल। 6 सेंटेंस देखते हैं कि विलेजर्स हैड बीटन द क्रिमिनल ब्लैक एंड ब्लू, यू हैव गेस्ड राइट, ठीक है। जो विलेजर्स थे उन्होंने क्रिमिनल्स को ब्लैक एंड ब्लू मारा। ब्लैक एंड ब्लू तक किसी को मारना, यानी उसको इतना मारना कि उसकी बॉडी पर ब्लैक और ब्लू कलर के निशान हो जाने। याद है जब आपको बचपन में चोट लगा करती थी तो आपको ना ब्लू कलर का मार्क हो जाता था, जिसको हम बोलते थे ना कि नील पड़ गया, ठीक है, यानी ब्लू कलर का मार्क हो गया। तो वैसे ही ब्लू एंड ब्लैक, यानी किसी को, याद है मूवीज में, कार्टून्स में आप देखते हो किसी को पंच पड़ता है, उसकी आईज जो होती है वो ब्लैक हो जाती है, तो यानी किसी को मारना जो क्योंकि उसके बॉडी पर क्या पड़ जाए? ब्रूसेस पड़ जाए, ठीक है। ब्रूसेस बोलते हैं, नील को बोलते हैं, या फिर ऐसे निशान पड़ जाए, जो चोट के बाद निशान बनते हैं ना, उनको ब्रूसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इतना मारा कि जो थीव्स थे, जो हमारे क्रिमिनल्स थे, वो क्या हो गए? एकदम ब्लैक एंड ब्लू हो गए, यानी उनकी बॉडी पर निशान पड़ गए। तो यहाँ पर ब्लैक का मतलब क्या है? ब्रूसेस, यानी निशान पड़ जाना बॉडी पर किसी चोट के बाद। तो अब आपने देखा कि एक ही वर्ड था हमारा ब्लैक,
और उसके कितने सारे हमने क्या निकाल दिए, मतलब निकाल दिए। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। ठीक है, देखते हैं चलो क्वेश्चन को जल्दी से कि लुक एट दीज सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन यू हैव जस्ट रीड। ये सेंटेंसेस को देखो जो कि आपके चैप्टर में से ही लिए गए हैं। मैच द फ्रेजेस गिवन अंडर कॉलम ए एंड देयर मीनिंग्स विद गिवन अंडर कॉलम बी। ए सेक्शन है और बी सेक्शन है, आपको उनको मर्ज करना है। ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पर फ्लाई। क्या वर्ड है? फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना या उड़ाना। ठीक है, और उसके कितने सारे यहाँ पर मतलब दे रखे हैं, तो आपको बस इतना बताना है कि किस स्लैंग का क्या मतलब है। ओके, तो देखते हैं ए सेक्शन। ए सेक्शन है मतलब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है फ्लाई अ फ्लैग। फ्लाई अ फ्लैग का मतलब क्या होता है? फ्लाई इनटू रेज का मतलब क्या होता है? फ्लाई अलोंग का मतलब क्या होता है? फ्लाई हाई का और फ्लाई द कूप का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं कि मूव क्विकली, धीरे धीरे चलना, एकदम से चलना, बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होना, डिस्प्ले अ फ्लैग ऑन लॉन्ग पोल, एक किसी खंबे पर, लॉन्ग पोल पर फ्लैग को लहराना, एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, किसी जगह से भागना, बिकम सडनली वेरी एंग्री, एकदम से बहुत गुस्से में आ जाना। ठीक है, तो इन सब को अपन को क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर मैच करते हैं हम। चलिए साथ में ही हम मैच करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका वर्ड है फ्लाई अ फ्लैग। किसी फ्लैग को फ्लाई करना, तो उसका मतलब क्या होगा? सिंपल सा मतलब है किसी फ्लैग को फ्लाई करना, यानी किसी लंबे से खंबे पर या फिर किसी ऊंची जगह पर, हाइट पर अपने फ्लैग को, जैसे कि क्या होता है जब हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, तो हम किसी हाई जगह पर, स्कूल में भी या फिर बहुत सारी प्लेसेस पर हम क्या करते हैं? फ्लैग को लहराते हैं। तो फ्लाई अ फ्लैग का मतलब क्या होता है? सिंपली एक लंबे से किसी जगह पर, किसी हाइट पर किसी फ्लैग को लहराना। ओके, दूसरा है फ्लाई इनटू रेज। ठीक है, रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा। गुस्सा का मतलब एंग्री। ठीक है, तो आई थिंक इसका मतलब क्या होगा? इन चारों बचे हुए ऑप्शन में से देखो कि मूव क्विकली, बी सक्सेसफुल, एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, बिकम सडनली वेरी एंग्री। तो मुझे पता चल रहा है कि फ्लाई इनटू रेज, एकदम गुस्से से लहराना, गुस्से से उड़ना, यानी सडनली बिकम एंग्री। तो इसका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सो मैं एरो नहीं करती, मैं इस तरह से लिख देती हूँ कि फर्स्ट का हमारा ये हो गया हमारा 1। ठीक है, फ्लाई इनटू रेज का ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है, आप नोट करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्लाई अलोंग। ठीक है, फ्लाई अलोंग मतलब चलना। ठीक है, लेकिन अलोंग का मतलब है एकदम से किसी चीज के पीछे चले जाना, एकदम से किसी चीज का पीछा करना। ठीक है, तो आई थिंक वो ये वाला होना चाहिए कि मूव क्विकली एंड सडनली, जल्दी से किसी के पीछे चले जाना, या स्लोली आप कब मूव करते हो? जब आप किसी चीज के पीछे चलते हो, किसी चीज का पीछा करते हो। तो फ्लाई अलोंग यानी एकदम से सडनली किसी के पीछे जाना। ओके, फोर्थ है हमारा फ्लाई हाई। ठीक है, फ्लाई हाई कि कई बार है ना, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स विशेस देते हैं ना कि मे यू फ्लाई हाई, मे यू अचीव न्यू हाइट्स, आप नई ऊंचाइयों पर जाएं। तो ऊंचाइयों पर जाएं मतलब कहाँ जाएं? हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें और अच्छी अच्छी जॉब ले लें और अच्छा खुद का बिजनेस करें या कुछ भी करें और अपनी लाइफ में क्या हो जाए? सक्सेसफुल हो जाए। तो इसीलिए फोर्थ का जो मतलब है वो होगा बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होना, सफल होना, कुछ अचीव करना अच्छा। ठीक है, तो फिफ्थ का हमारा क्या बच गया? फ्लाई द कूप। फ्लाई द कूप का मतलब होता है किसी जगह से भागना, वहां से निकल जाना, वहां से एकदम रफू चक्कर हो जाना, क्या होता है? फ्लाई द कूप। ठीक है, एकदम सारी चीजें समेट के कहीं से भाग जाना। ठीक है, गॉट इट। तो फ्लाई अ फ्लैग का मतलब हो गया डिस्प्ले अ फ्लैग ऑन अ लॉन्ग पोल। फ्लाई इनटू रेज हो गया बिकम सडनली वेरी एंग्री। फ्लाई अलोंग का मतलब हो गया मूव क्विकली एंड सडनली। फ्लाई हाई का मतलब हो गया टू बी सक्सेसफुल। एंड फ्लाई द कूप का मतलब क्या हो गया? एस्केप फ्रॉम अ प्लेस। गॉट इट। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे और दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो। सारे जो चैप्टर्स हैं आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे हमारी इंग्लिश के, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी बहुत ही अच्छे से हमने प्रिपरेशन कर रखी है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आपकी स्टडीज जो है बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी। राइट, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।